जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मुक्तक सिंह राठौड़ और आज इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं जिस वीडियो का नाम है एटीट्यूड इज ग्रेटर देन योर नॉलेज, योर स्किल, योर मनी, योर रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग। एटीट्यूड इज समथिंग दैट कैन चेंज योर लाइफ। एटीट्यूड एक ऐसी चीज़ होती है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है अगर सही हो जाए तो आज के वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाऊंगा एटीट्यूड होता क्या है। ये एटीट्यूड वो एटीट्यूड नहीं होता है जो जनरली आप समझते हो कि इसका एटीट्यूड बहुत है, उसका एटीट्यूड बहुत है। एटीट्यूड एक्चुअली क्या होता है ये आज अपन समझेंगे। एक सही एटीट्यूड किसी इंसान के लिए, किसी इंडिविजुअल के लिए, उसकी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए क्यों बहुत ज़रूरी है ये समझेंगे। और फिर तीसरे पार्ट में अपन इस वीडियो के अंदर ये समझेंगे कि एक इंडिविजुअल सही एटीट्यूड को कैसे अपना सकता है, वो क्या तरीका है जिससे कि वो सही एटीट्यूड अपना सकता है और अपनी लाइफ को ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकता है, अपनी लाइफ में प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है। और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाओ, सक्सेस हासिल करो। तो इस छोटे से वीडियो को आप देखिए, हो सकता है कि इस वीडियो से आपको दुनिया को देखने का नज़रिया बदल जाए, क्योंकि एटीट्यूड और कुछ नहीं होता है, आपका दुनिया को देखने का नज़रिया क्या है यही आपका एटीट्यूड होता है। तो चलिए आइए पहले अपन एटीट्यूड को एक बार डिफाइन करके देख लेते हैं और उसके बाद समझेंगे कि उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। और वो मैं कुछ बड़े ज़बरदस्त एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको समझाऊंगा। पहले एटीट्यूड को देखते हैं। इट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव और मिक्स्ड फीलिंग थ्रू वर्ड्स और एक्शन। इट इज द इंटेंसिटी ऑफ एक्सप्रेशन। आप किस इंटेंसिटी के साथ में एक्सप्रेस कर रहे हो अपनी पॉजिटिव फीलिंग्स को, अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को, या पॉजिटिव और नेगेटिव की मिक्स्ड फीलिंग्स को अपने वर्ड्स के द्वारा या अपने एक्शंस के द्वारा। यही आपका एटीट्यूड होता है। और सिंपल वर्ड्स में देखें तो इट इज जनरली द रिस्पॉन्स टू हाउ यू फील अबाउट समथिंग। किसी भी इवेंट के बारे में, किसी इंसान के बारे में, किसी प्रक्रिया के बारे में आप कैसा फील करते हो और उस फीलिंग के आधार पे आप कैसा एक्सप्रेशन करते हो, यही आपका एटीट्यूड होता है। तो बेसिकली एटीट्यूड क्या है? किसी चीज के प्रति आपका रिस्पॉन्स, कोई घटना के प्रति, कोई इंसान के प्रति, कोई प्रक्रिया के प्रति, कोई एग्जाम के प्रति, किसी भी चीज के प्रति आपका रिस्पॉन्स क्या है, वही आपका एटीट्यूड होता है। और ये रिस्पॉन्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि रिस्पॉन्स हमेशा पॉजिटिव हो तो अच्छा हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि रिस्पॉन्स हमेशा नेगेटिव हो तो बुरा ही हो। कभी कभी हमको अपना रिस्पॉन्स किन्हीं चीज़ों के लिए नेगेटिव रखना चाहिए। जैसे इनजस्टिस, अगर कहीं इनजस्टिस हो रहा है तो इनजस्टिस करने वाले के प्रति अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हो तो ये पॉजिटिविटी गलत है। इनजस्टिस करने वाले के लिए तो आपका अप्रोच नेगेटिव होना चाहिए, राइट? तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड ही सही होता है, किसी परिस्थिति में नेगेटिव एटीट्यूड भी सही हो सकता है। यही सारी चीज़ें आज अपन इस वीडियो के अंदर समझेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम एटीट्यूड कैसे डेवलप करें, कैसे पॉजिटिव रखें, कैसे अप्रोप्रिएट रखें एटीट्यूड, उसको समझने से पहले एक बार एटीट्यूड का इंपॉर्टेंस मैं समझाना चाहता हूँ आपको। दो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दूंगा, लेकिन बड़े इम्पैक्टफुल एग्जाम्पल्स है, और उससे आपको समझ में आएगा कि एटीट्यूड होता क्या है और उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो आइए देखते हैं पहला एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंस ऑफ एटीट्यूड इन लाइफ। अब इंपॉर्टेंस ऑफ एटीट्यूड इन लाइफ के अंदर यहाँ पे मैंने एक नक्शा शेयर किया हुआ है, नक्शा प्लेस किया हुआ है यहाँ पे इस स्लाइड में। भारत का नक्शा है, पाकिस्तान की बॉर्डर लग रही है, कश्मीर का नक्शा है, लाइन ऑफ कंट्रोल बनी हुई है। तो इसके माध्यम से मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ और एटीट्यूड को कैसे इससे रिलेट कर रहा हूँ। अब आप देखिए, ये जो घटना है, ये जो बात है, जिस एग्जाम्पल के थ्रू मैं एटीट्यूड का इंपॉर्टेंस आपको समझा रहा हूँ, वो है 1965 की, 1965। 1965 में आप सभी जानते हो इंडो पाक वॉर हुआ था। इसके बारे में पहले भी मैंने कई बार डिस्क्राइब किया है, इस वॉर को नरेट किया है मैंने, लेकिन जिन लोगों ने वो नरेशन कभी सुना नहीं है, मैं समराइज कर देता हूँ कि इस लड़ाई में हुआ क्या था, और फिर मैं आपको बताऊंगा एटीट्यूड का इंपॉर्टेंस। देखिए 1965, आप सभी जानते हो कि पाकिस्तान कश्मीर को लेके बड़ा ऑब्सेस्ड रहता था। अब तो खैर उसकी हवाइयाँ उड़ चुकी है, लेकिन पहले बड़ा ऑब्सेस्ड रहता था कश्मीर को लेके।
और उसे लगता था कि वो इंडिया को मिलिटरीली डिफीट करके कश्मीर को हासिल कर सकता है। जब 1962 में भारत को बहुत नुकसान हुआ था चाइना के साथ लड़ाई में, तब पाकिस्तान को ये लगा था कि इंडिया बहुत बुरी तरह से घायल है और यही सही वक्त है उसके ऊपर हमला करके कश्मीर को छीन लेने का। और इसीलिए पाकिस्तान ने 1965 के अगस्त के महीने में कश्मीर के अंदर अपने घुसपैठिए भेजने शुरू की। और ये जो घुसपैठिए थे, इनका एक ही ऑब्जेक्टिव था, कश्मीर में जंगलों और पहाड़ों की दर्रों से आगे बढ़ते हुए घुस जाओ और कश्मीर में जो भी लोग उनके साथ मिल जाए उनको साथ मिला लो और भारत सरकार के खिलाफ एक विद्रोह कर दो। और जैसे ही वो विद्रोह होगा भारत सरकार के खिलाफ, तो पाकिस्तान की आर्मी भी उनको सपोर्ट करने के लिए आ जाएगी और ये लोग लड़ के कश्मीर को भारत से छुड़वा लेंगे, श्रीनगर के ऊपर कब्जा कर लेंगे, जम्मू के ऊपर कब्जा कर लेंगे। तो ये इनका बेसिकली इरादा था। ये आए भी, घुस भी गए, क्योंकि उस जमाने में बॉर्डर पे इतना ज़्यादा विजिलेंस नहीं होता था, इतनी कड़ी निगरानी नहीं होती थी और कई जंगली पहाड़ी इलाके ऐसे जहाँ से ट्रेसपासिंग पॉसिबल थी। तो इन्होंने ट्रेसपास किया और घुस गए कश्मीर में और हज़ारों की तादाद में घुसे और हज़ारों की तादाद में घुस के कश्मीरी लोकल्स को अपने साथ जोड़ने लग गए। लेकिन यहाँ पे जैसे कहते हैं ना कि ये प्लान सर्वाइव्स टिल द फर्स्ट कांटेक्ट विथ एनिमी, तो उन्होंने प्लान तो बना लिया पर एग्जीक्यूशन उसका सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा उसको इवैल्यूएट नहीं किया था उन्होंने। अब हुआ ये कि कश्मीर के लोकल्स से जो सपोर्ट उनको चाहिए था वो मिला नहीं। उल्टा कश्मीर के कई लोकल्स ने वहाँ पे मौजूद इंडियन आर्मी को ये इन्फॉर्मेशन देनी शुरू करी कि बहुत सारे पाकिस्तानी घुस के आ गए हैं कश्मीर के अंदर और वो हमको हथियार दे के बगावत के लिए उकसा रहे हैं। इसके रिस्पॉन्स में इंडियन आर्मी ने बड़ी तेज़ी से उन घुसपैठियों को ढूंढ ढूंढ कर मारना और पकड़ना शुरू कर दिया। जो पकड़ में आ गए वो पकड़ में आ गए, जो पकड़ में नहीं आए उनको मारना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते पाकिस्तान का ये ऑब्जेक्टिव, जिसको उन्होंने ऑपरेशन जिब्राल्टर का नाम दिया था, फेल होता नजर आया। अब पाकिस्तान ने बोला कि यार ये क्या हो गया, हमारा ऑपरेशन जिब्राल्टर फेल हो रहा है, तो क्या किया जाए। तो पाकिस्तान इतनी जल्दी उस जमाने में पीछे नहीं हटता था, उसने बोला कि एक और बड़ा अटेम्प्ट करेंगे। तो व्हाट पाकिस्तान डिड इन ऑर्डर टू कॉम्पनसेट द ऑपरेशन जिब्राल्टर, फेलियर ऑफ ऑपरेशन जिब्राल्टर, पाकिस्तान ने क्या किया, हमला कर दिया इस एरिया में। ये वाला जो एरिया है, जो जम्मू और उसके आसपास के इलाके हैं, जिसको छंब जौरिया सेक्टर भी बोलते हैं, यहां पे एक बड़ा हमला कर दिया। जहां पे मैंने मार्क किया है उसी के आसपास। प्लान ये था पाकिस्तान का कि भारत के इस इलाके में हमला करके इसको कब्जा कर लेंगे। यही एकमात्र ऐसा रूट है जो पंजाब और रेस्ट ऑफ इंडिया से कश्मीर को कनेक्ट करता है। अगर हमने इस एरिया को कब्जा कर लिया तो भारतीय सेना कश्मीर में घुस नहीं पाएगी, इंडियन रीइंफोर्समेंट्स कश्मीर के अंदर दाखिल नहीं हो पाएगी और भारतीय सेना कश्मीर के अंदर अलग थलग पड़ जाएगी। उनकी रसद यानी कि उनके लॉजिस्टिक्स नहीं आ पाएंगे, उनका एम्यूनिशन नहीं आ पाएगा, उनका खाना नहीं आ पाएगा, उनकी रीइंफोर्समेंट्स नहीं आ पाएगी और तब हमारा ऑपरेशन जिब्राल्टर सक्सेसफुल हो जाएगा। एंड लेट मी टेल यू, इट वाज अ वेरी गुड प्लान। प्लान बहुत अच्छा था और इस बार पाकिस्तान ने एग्जीक्यूट भी बहुत अच्छा किया। छंब जौरिया सेक्टर के अंदर पाकिस्तान ने बड़े हमले करने शुरू किए। नाउ इंडियंस वेयर नॉट प्रिपेयर्ड, भारतीय बिल्कुल भी तैयार नहीं थे इस चीज को लेके कि यहाँ पे हमला हो जाएगा और पाकिस्तान इतना सीरियस हो जाएगा कि वो कश्मीर को रेस्ट ऑफ इंडिया से कट ऑफ करने की कोशिश करने लगेगा। क्योंकि भारतीय सेना तैयार नहीं थी और पाकिस्तान ने पूरी ताकत से हमले करने शुरू किए, इसीलिए वाकई में छंब जौरिया वाला सेक्टर भारत के हाथ से निकलना शुरू हो गया। एक वक्त ऐसा आया जब भारतीय सेना के ऊपर इस इलाके में इतना दबाव बढ़ा, क्योंकि वो तैयार नहीं थे, उनके पास में बहुत ज़्यादा एम्यूनिशन नहीं था, लॉजिस्टिक्स नहीं थे, तैयारी नहीं थी। फिर भी इंडियन आर्मी ने जैसे तैसे इस पोजीशन को होल्ड करके रखा, बट दे वर लूजिंग ग्राउंड ग्रेजुअली वो ज़मीन खोते जा रहे थे और पाकिस्तान का दबाव इस एरिया में बढ़ता जा रहा था। अब इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी, भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी कि कश्मीर हाथ से निकलता हुआ दिख रहा था सीधे सीधे तौर पे। यहां तक इस कहानी को मैं रोकता हूं, अब मैं एटीट्यूड के बारे में बात करता हूं। जब यह सिचुएशन आई 1965 में कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च करके भारत को दबाव में डालने की कोशिश करी
ऑपरेशन जिब्राल्टर जब अनसक्सेसफुल हुआ तो ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम लॉन्च किया और कश्मीर को रेस्ट ऑफ इंडिया से कट करने की सक्सेसफुल कोशिश करनी शुरू करी, तो इंडियन पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप बड़े दबाव में आ गई। उस जमाने में हमारे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। उनके साथ उस समय के इंडियन आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल जयंतो नाथ चौधरी थे। और जनरल जयंतो नाथ चौधरी ने प्राइम मिनिस्टर श्री लाल बहादुर शास्त्री को एक बात बताई। उन्होंने कहा कि देखिए शास्त्री जी, सिचुएशन ऐसी है कि छंब जौरिया सेक्टर में हमारी पोजीशन कमजोर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पोजीशन हमारे हाथ में रहे, तभी हम आगे कश्मीर में बढ़ सकते हैं, वरना ये पोजीशन हाथ से गई तो कश्मीर भी हाथ से गया। तो शास्त्री जी ने कहा कि अब क्या किया जाए, व्हाट कैन वी डू टू ओवरकम दिस। तो जनरल साहब ने कहा कि प्लान ये है, जो एक चीज आप कर सकते हो वो ये कर सकते हो कि इंटरनेशनल बॉर्डर को पार करो, इंटरनेशनल बॉर्डर को पार करो और हमला करो लाहौर के ऊपर, हमला करो सियालकोट के ऊपर, दुश्मन की टेरिटरी में घुस के हमला करो और उनके दो बड़े शहरों को अपना निशाना बनाओ। लाहौर जो कि उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर हुआ करता था और पंजाब की कैपिटल हुआ करती थी, पाकिस्तानी साइड के पंजाब की। सियालकोट एक इंपॉर्टेंट मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट था, एक इंपॉर्टेंट कैंटोनमेंट था और छंब जौरिया पे जो भी हमले हो रहे थे वो सारे सियालकोट की तरफ से ही हो रहे थे। उनके रास्ते, उनकी सप्लाईज सब सियालकोट की तरफ से जा रही थी। तो स्ट्रैटेजिकली डोमिनेट करने के लिए पाकिस्तान को सियालकोट के ऊपर हमला किया जाए और साइकोलॉजिकली पाकिस्तान को डोमिनेट करने के लिए लाहौर के ऊपर हमला किया जाए। अगर लाहौर और सियालकोट के ऊपर हम हमला करेंगे तो उसकी दो चीजें होगी, या तो पाकिस्तान किसी तरह से सियालकोट और लाहौर को डिफेंड करेगा और वो तभी कर पाएगा जब उसकी फोर्सेस उसको कश्मीर से वापस बुलानी पड़ेगी, क्योंकि अपनी सारी फोर्सेस वो कश्मीर में भेज चुका है। जितनी भी फोर्सेस इस एरिया में उसकी होनी चाहिए थी वो सब उसने कश्मीर में भेज दी, छंब जौरिया सेक्टर में, हमें कट ऑफ करने के लिए रेस्ट ऑफ कश्मीर से। तो अब हमारे पास में एक ऑप्शन है कि हम वहां पे हमला कर दे जहां उसकी फोर्सेस नहीं है, तो वो उन टाउन्स को बचाने के लिए वापस आएगा। तो इस प्रोसेस में छंब जौरिया सेक्टर के अंदर जो भी उनकी फोर्सेस है वो कम हो जाएगी, वो कम हो जाएगी तो हमारे ऊपर से दबाव कम हो जाएगा और हम दोबारा खोई हुई पोजीशंस को रिकैप्चर कर सकते, या फिर हम लाहौर और सियालकोट को कैप्चर ही कर लेंगे। तो अगर हमने लाहौर और सियालकोट को कैप्चर कर लिया और बाद में युद्ध विराम होता है तो उनको लाहौर और सियालकोट देने के बदले अगर उन्होंने हमारा छंब जौरिया जीत भी लिया तो वो हम उनसे छंब जौरिया वापस ले लेंगे, तभी उनको लाहौर और सियालकोट देंगे वापस। तो जनरल साहब का ये कहना था कि अगर इंटरनेशनल बॉर्डर हमने पार कर लिया तो पाकिस्तान को हम दबाव में ले आएंगे और अपने ऊपर से दबाव हटा लेंगे। अब ये एटीट्यूड की बात थी। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि चाहे जो हो हम ये करेंगे। ऐसा हो सकता था, ये पॉसिबल था कि लाल बहादुर शास्त्री जी बोलते कि नहीं, हम इंटरनेशनल बॉर्डर पार करेंगे तो दुनिया के बहुत सारे देश हमें क्रिटिसाइज करेंगे, हम पर सैंक्शंस भी लगा सकते हैं। उस जमाने में पाकिस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी का बहुत अच्छा सपोर्ट प्राप्त था और ऐसे में हम इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके उनके दो बड़े शहरों के ऊपर हमला करें तो पूरी दुनिया में बहुत बड़े पावरफुल कंट्रीज हमारे अगेंस्ट जा सकते थे, हम पर कई तरह के सैंक्शंस लगा सकते थे। बट दिस वाज द एटीट्यूड ऑफ जनरल जयंतो नाथ चौधरी एंड प्राइम मिनिस्टर श्री लाल बहादुर शास्त्री कि जयंतो नाथ चौधरी ने कहा कि ठीक है, एटीट्यूड हमारा अब ये कहता है कि दुश्मन ने हम पे हमला किया तो अब हम दुश्मन के ऊपर अंदर घुस के हमला करेंगे। और वही हुआ। प्राइम मिनिस्टर श्री लाल बहादुर शास्त्री ने बोला गो अहेड, हमारी तरफ से आपको पूरी छूट है, आप एक्शन करो जो भी आपको उचित लगे। और उसके बाद इंडिया ने एक बड़ा हमला किया लाहौर और सियालकोट के ऊपर एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। बाकी इतिहास है कि आप सभी जानते हो, आपने बहुत सारे फोटोग्राफ्स देखे हैं कि लाहौर और सियालकोट के आउटस्कर्ट्स तक के इलाके भारतीय सेना ने जीत लिए थे। कई रेलवे स्टेशंस, कई पुलिस स्टेशंस, कई मिलिट्री सेटलमेंट्स जहां पे भारत ने जीत हासिल करी थी, उसके फोटोग्राफ्स आज भी गवाह है हमारी जीत का, हमारे इस प्लान के सक्सेस का। लेकिन ये कब पॉसिबल हो पाया? जब आपका एटीट्यूड दुश्मन को डोमिनेट करने का था।
तो ये है नज़रिया। अब दूसरा नज़रिया यहाँ पे क्या हो सकता था कि नहीं, हम इंटरनेशनल बॉर्डर पार नहीं करेंगे। अगर हमने इंटरनेशनल बॉर्डर पार करी तो हमारे ऊपर बहुत सारे दूसरी कंट्रीज दबाव बनाने लग जाएगी, हो सकता है कि पाकिस्तान को एक्टिवली मदद करने के लिए भी आ जाए। हम छंब जौरियां के ऊपर दुश्मन के दबाव को कम करने की कोशिश करेंगे और वहीं पे हमला करेंगे, सिर्फ डिफेंस करेंगे। तो एक एटीट्यूड हो सकता था कि हम सिर्फ डिफेंस करेंगे, और अगर उस कंडीशन में हम सिर्फ डिफेंस करते रहते तो चांसेस थे कि कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे हाथ से निकल जाता। लेकिन एटीट्यूड उस समय हमने डिफेंसिव ना रख के ऑफेंसिव एटीट्यूड रखा, और उस ऑफेंसिव एटीट्यूड ने पाकिस्तान को पूरी तरह से शॉक कर दिया, सरप्राइज कर दिया कि भारत ने ये क्या किया। पाकिस्तान ने ये मिशन शुरू करने से पहले कभी भी ये नहीं सोचा था कि भारत इंटरनेशनल बॉर्डर पार कर लेगा। वो सोचते थे कि शास्त्री जी एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो गांधीवादी रहे हैं, नॉन वायलेंस वाले लोग हैं, ये इंटरनेशनल बॉर्डर पार करेंगे, ऐसा तो उसने सोचा भी नहीं था। ये तो थॉट भी नहीं आया होगा उनकी आपसी मीटिंग में कि भारत ऐसा कर सकता है। लेकिन टू द शॉक एंड सरप्राइज ऑफ एवरीवन, लाल बहादुर शास्त्री जी के एटीट्यूड को इन्होंने थोड़ा कम समझा कि ये तो गांधीवादी है, अहिंसावादी है। तो शास्त्री जी ने बता दिया कि परिस्थिति के हिसाब से हम एक्सट्रीम हिंसा भी कर सकते हैं, और वो उन्होंने किया। अब पाकिस्तान को वाकई में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि लाहौर और सियालकोट को डिफेंस करने के लिए उनको जितनी भी फोर्सेस उन्होंने छम जौरिया सेक्टर में भेजी थी वापस बुलानी पड़ी कि छम जौरिया छोड़ो, लाहौर और सियालकोट बचाओ। और अब सारी लड़ाई दुश्मन के इलाके में हो रही थी। दुश्मन ने लड़ाई हमारे इलाके में शुरू करी थी और हमने उस लड़ाई को ऐसा मोड़ दिया कि वो लड़ाई अब दुश्मन के इलाके में शुरू हो गई। अब दुश्मन अपने लाहौर और सियालकोट को बचा रहा था। ये है एटीट्यूड। और उसके बाद पाकिस्तान ने कुछ समय की लड़ाई के बाद भारत के सामने दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज की मदद से सीज फायर का प्रस्ताव रखा। खुद तो रखा नहीं, वरना उसकी हार सबके सामने जग जाहिर हो जाती। तो उसने दूसरी कंट्रीज को बोला कि भारत से बोलो कि सीज फायर करे, अब हम और ज़्यादा लड़ नहीं सकते, हमारे हाथ से लाहौर और सियालकोट के हेडक्वार्टर्स निकल जाएंगे, क्योंकि आउटस्कर्ट्स तो उनके हाथ से निकल गया था। अभी छम जौरिया और कश्मीर तो गया, छम जौरिया कश्मीर वाला जो उनका विजन था वो तो खत्म हो गया। अब तो लाहौर सियालकोट बचाने की नौबत आ गई। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल हुआ एक फैसले से। वो फैसला जो एक नजरिए से डोमिनेटेड था, एक एटीट्यूड से डोमिनेटेड था कि वी विल टेक ऑन एनिमी। दुश्मन ने हम पे हमला किया, हम पे दबाव बनाया, ठीक है, हमारी वीकनेस को एक्सप्लॉइट करने की दुश्मन ने कोशिश करी। लेट अस एक्सप्लॉइट द वीकनेस ऑफ एनिमी। दुश्मन की वीकनेस को हम एक्सप्लॉइट करेंगे, ना कि दुश्मन की स्ट्रेंथ के हिसाब से हम चलेंगे। तो ठीक है, आप हमला करो छम जौरिया सेक्टर पे, हम आपके ऊपर हमला करेंगे जहां पे आप नहीं हो। अब आपने देखा कि एटीट्यूड अगर डिफेंसिव होता तो कहानी कुछ और होती, एटीट्यूड अटैकिंग था तो कहानी कुछ और हो गई। ये एक एग्जाम्पल है एटीट्यूड का कि किस तरह से आपका नजरिया आपको जीत और हार दिलवा सकता है। लेकिन एक और एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। जो एग्जाम्पल मैं जब भी ये वीडियो बना रहा था, मतलब इस वीडियो की पीपीटी बना रहा था, तो जब मैं लिख रहा था कि इंपॉर्टेंस क्या होता है एटीट्यूड का, तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स देना चाहता था। तो एक एग्जाम्पल तो मुझे ये ध्यान आया था, पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी का, लाल बहादुर शास्त्री जी का एक एग्जाम्पल, प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी का एक एग्जाम्पल तो मुझे ये याद आया था कि इस समय हमारा एटीट्यूड, क्योंकि एक ऐसा भी वक्त रहा था जब हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप का एटीट्यूड ऐसा था कि हमने एलओसी तक पार करने की हिम्मत नहीं करी थी। इस डर से 1999 के कारगिल वॉर के दौरान हमने एलओसी पार नहीं करी। वहां पे देखो आप, एटीट्यूड थोड़ा नेगेटिव था। क्यों नेगेटिव था एटीट्यूड, अब मैं आपको वो भी समझाता हूं। जब पाकिस्तान ने 1999 में कारगिल में ठंड के मौसम में आगे घुस के हमारी चौकियां कब्जा कर ली, और ये बात हमको पता चलनी शुरू हुई मई के महीने में, तो इट वॉज अ बिग सीरियस सिचुएशन। तो अगेन पॉलिटिकल लीडरशिप से बात हुई कि भाई ऐसी ऐसी सिचुएशन हो गई, पाकिस्तान ने अब जो भी है धोखा दिया है हमको, और धोखा देके हमारी पोजीशंस कैप्चर करी। तो उस समय पॉलिटिकल लीडरशिप के सामने ये ऑप्शन रखा गया था कि अगर हम लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करते हैं
और लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करके एनिमी को पीछे से कट ऑफ कर देते हैं, उसके सप्लाईज को कट ऑफ कर देते हैं, तो हमारे लिए ऊपर बैठे हुए एनिमी को एलिमिनेट करना बहुत ईजी हो जाएगा और हमारी मिनिमम लाइव्स लॉस्ट होंगी। लेकिन उस समय जो अप्रोच थी, उस समय जो एटीट्यूड था, वो थोड़ा डिफेंसिव एटीट्यूड था। और उस समय की पॉलिटिकल लीडरशिप का ये कहना था कि नहीं, अगर हमने एलओसी पार करी तो हमारी ख्याति बहुत धूमिल होगी दुनिया के अंदर। दुनिया की कई कंट्रीज हमको क्रिटिसाइज करेगी, हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा सकती है। अभी हाल ही में हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं, अब ऊपर से एलओसी भी पार कर लेंगे तो सिचुएशन हमारे हाथ से निकल सकती है। अब उनकी कुछ मजबूरियां रही होगी, लेकिन एटीट्यूड डिफेंसिव था और ऑर्डर्स दिए गए आर्मी को कि भैया जो भी करना है अपने इलाके से ही हमले करके करना है, सामने से हमले करके ही दुश्मन को पीछे खदेड़ना है, एलओसी हम पार नहीं करेंगे। हालांकि वो लड़ाई भी हम जीत गए, 2 महीने वो लड़ाई चली, 2 महीने में वो लड़ाई भी हम जीत गए, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे भारतीय सैनिक और अधिकारियों को वीरगति प्राप्त हुई, क्योंकि वो टरीन ऐसा था कि सामने से हमला करना मतलब बहुत मुश्किलें थी। कारगिल की लड़ाई के बारे में भी मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, एक बार और बताता हूँ जिनको नहीं पता है। ऊंची पहाड़ियाँ थी, ऊपर दुश्मन बैठा हुआ था, ऊंची पहाड़ियों के ऊपर चढ़ना अपने आप में बहुत मुश्किल होता है, ऊपर से वो इलाका रेयरिफाइड ऑक्सीजन वाला इलाका है, तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाती चढ़ने में। फिर दुश्मन ऊपर से बैठ के आपके ऊपर फायरिंग कर रहा है तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, और ऐसे में फिर ये सब कुछ करके एंड में आपको दुश्मन से लड़ के उसको खदेड़ना है। तो इट वॉज अ मैमथ टास्क, इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बट किसी तरह से हमारी भारतीय सेना की ट्रेनिंग, उनका हौसला, उनका जज्बा, उनकी लीडरशिप इतनी बढ़िया है कि उन्होंने ये भी कर दिया। लेकिन अगर एलओसी पार कर लेते, पीछे से उनको कट ऑफ कर देते, तो हमारे कई सैनिक और कई अधिकारी आज हमारे बीच होते जो वीर गति को प्राप्त हो गए। तो ये फर्क है एटीट्यूड का, कि एटीट्यूड आपको नुकसान भी दे सकता है, एटीट्यूड आपको विक्ट्री भी अचीव करवा सकता है। बहुत ही विषम परिस्थितियों से निकाल के आपको एटीट्यूड विक्ट्रीज अचीव करवा सकता है, या कोई आसान टारगेट हासिल करने की प्रोसेस में भी एटीट्यूड आपको बहुत नुकसान या बहुत आपकी टोल वसूल कर सकता है। अगर आपका एटीट्यूड दबा हुआ एटीट्यूड है तो अपने एटीट्यूड को हमेशा ऊंचा रखो। अगर युद्ध हो ही रहा है, जंग हो ही रही है, तो एटीट्यूड दुश्मन के ऊपर दबाव बनाने का होना चाहिए। इससे पहले कि दुश्मन आपके ऊपर दबाव बनाए, आप आगे बढ़ो और दुश्मन के ऊपर दबाव बना दो, फिर देखो पासा कैसे पलटता है। तो एक तो ये वाला एग्जाम्पल था जिसमें मैंने दोनों चीज बताई आपको, डिफेंसिव एटीट्यूड का भी एग्जाम्पल दिया कारगिल वॉर में, और ऑफेंसिव एटीट्यूड का भी एग्जाम्पल दिया 1965 के इस इंडो पाकिस्तानी वॉर में। एक और एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूं। अब ये तो एक एग्जाम्पल ऑफेंसिव डिफेंसिव वाले एटीट्यूड का हो गया, लेकिन एक और एटीट्यूड है जिसको मैं बोलता हूं राजा वाला एटीट्यूड, रॉयल एटीट्यूड। दुनिया को देखने का नजरिया ऐसा कि मैं राजा हूं, मैं दूसरों के लिए कुछ करूंगा। अब ये वाला एटीट्यूड देखो, उसके लिए भी मैंने यहां पे 2 फोटोग्राफ्स शेयर किए हुए हैं। अब अगर आप इन फोटोग्राफ्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, इन फोटोग्राफ्स को पहचान पा रहे हो, तो ये फोटोग्राफ, जिसमें एक फोटोग्राफ नंबर 1 लिख देता हूं मैं, एक को मैं लिख देता हूं फोटोग्राफ नंबर 1 और दूसरे को लिख देता हूं फोटोग्राफ नंबर 2। अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि ये दोनों फोटोग्राफ किसके हैं। दरअसल ये दोनों फोटोग्राफ बाहुबली मूवी के हैं, जो सेकंड पार्ट था बाहुबली का। अब मैंने ये यहाँ से 2 फोटोग्राफ क्यों लिए और इसके द्वारा मैं एटीट्यूड के बारे में क्या बताना चाहता हूँ आपको। देखिए, एक चीज़ मेरे को इस फिल्म में बहुत अच्छी लगी थी, और ये चीज़ मैं हमेशा सोचता था, लेकिन इस चीज़ को एक विजुअलाइजेशन दिया इस फिल्म के इस सीक्वेंस ने। इस फिल्म में सभी आप लोगों ने देखी होगी, मैक्सिमम लोगों ने देखी होगी बाहुबली फिल्म। तो फिल्म में एक ऐसा सीक्वेंस होता है, जिन्होंने नहीं भी देखी उनके लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फिल्म के अंदर एक ऐसा सीक्वेंस होता है जहाँ पे राजमाता बाहुबली से नाराज़ होके, जो कि बाहुबली एक्चुअली तो बहुत बड़े कमांडर थे, बहुत बड़े अधिकारी थे, लेकिन उनसे नाराज़ होके पहले तो राजा थे बाहुबली, तो पहले उनसे नाराज़ होके उनसे राजा की पोजीशन छीनी जाती है और उनको कमांडर बनाया जाता है। लेकिन एक कमांडर के तौर पे भी वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे। फिर सिचुएशन कुछ ऐसी बनती कि उनसे कमांडर की पोजीशन भी छीन ली जाती है और उनको राजद्रोह के इल्ज़ाम में देश निकाला दे दिया जाता है। उनको राजद्रोह के इल्ज़ाम में देश निकाला दे दिया जाता है। लेकिन जो बात मेरे को बहुत इंप्रेस करी
और ये एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं पर्सनली बहुत मानता हूं कि जब बाहुबली को राजद्रोह के इल्ज़ाम में देश निकाला दिया गया तो वो डिमोटिवेट नहीं हुआ, वो कॉमन लोगों के साथ जाके रहने लग गया और कॉमन लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लग गया, कॉमन लोगों के इश्यूज को, कॉमन लोगों की समस्याओं को वो सॉल्व करने लग गया। उसने कहा कि मेरा कर्तव्य जनता की भलाई करना है, किसी सिंहासन के ऊपर अगर मैं बैठ के नहीं कर सकता हूं तो जहां हूं, जितने लोगों के बीच हूं, उनके लिए भलाई का काम करूंगा, उनकी समस्याएं सुनूंगा, उनके लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश करूंगा, उनकी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। और जब एक तरफ ये सीक्वेंस चल रहा होता है जहां पे ये दिखाया जा रहा होता है कि राजमहल से निकाले जाने के बाद बाहुबली गांव के लोगों के बीच में रहकर अब उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, उनकी छोटी छोटी समस्याएं, उसी समय उनके कॉम्पिटिटर भल्लाल देव उनको देख रहे होते थे और भल्लाल देव इस बात से भी बड़े जल रहे होते थे, बड़े चिढ़ रहे होते थे कि ये आदमी खुश है। और उसी समय जब यहाँ पे ये वाला सीन चल रहा था कि ये लोगों की समस्याएं सुन रहे थे और उनको सॉल्व कर रहे थे, उसी के पैरेलल ये वाला सीन चलता है। और मुझे इसका मोनोलॉग अभी भी याद है कि इन सभी लोगों में से कोई इंडिविजुअल एक बात कहता है, वो जो बात है वो बात बहुत ज़बरदस्त बात है, जो वो बात कहता है। तो वो बात क्या थी, मैं लिख के बताता हूं कि वो बात क्या थी, और उसी बात के अंदर सारा एटीट्यूड है। बात ये थी कि ये आप में से बहुत सारे लोगों को तो याद भी आ गया होगा, लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूं। वो बात ही सारा एटीट्यूड है। उसी बात में ये जहां भी रहेगा, या ऐसा नहीं लिखा था, ऐसा नहीं कहा था उन्होंने, ऐसा कहा था ये जब तक जीवित रहेगा राजा बन के रहेगा। अब रहेगा की जगह नहीं बची, तो आप समझ जाओ। ये जो लाइन है ना, ये लाइन आप अपनी जिंदगी में उतार लो। ये जब तक जीवित रहेगा, या यूं समझ लो कि जहां भी रहेगा वहां राजा बन के रहेगा। और ये चीज मैंने अपनी लाइफ में बहुत देखी। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे इंडिविजुअल्स देखे हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज की बड़ी बड़ी पोजीशंस पे होते हैं, लेकिन उनकी कोई इज्जत नहीं होती, वो कोई काम ठीक से नहीं करते और हमेशा नेगेटिव रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, और दूसरों के साथ मिलते हैं तो उनको भी फ्रस्ट्रेट करते हैं। वहीं मैंने कई ऐसे इंडिविजुअल्स देखे हैं जो अपना छोटा मोटा काम करते हैं, छोटा मोटा बिजनेस चलाते हैं, छोटी मोटी कोचिंग क्लास चलाते हैं, लेकिन वो इंडिविजुअल बहुत खुश होते हैं, उनके कांटेक्ट में आने वाले सभी लोगों को बहुत प्रसन्न रखते हैं और सभी की लाइफ में पॉजिटिव वैल्यूज ऐड करते हैं। और ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है। इसको मैं बोलता हूँ राजा एटीट्यूड। इसको मैं क्या कहता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ राजा एटीट्यूड। और ये राजा एटीट्यूड जो होता है, इसके द्वारा मैं एटीट्यूड का एक और एग्जाम्पल आपको देना चाहता था। स्पेलिंग गलत लिख दी जल्दीबाजी में। ये होता है राजा एटीट्यूड। किसी भी परिस्थिति में आप आ जाओ, हमेशा ऊपर रहो, हमेशा अपने मोराल में ऊपर रहो। ऊपर रहो मतलब कि ऊपर वाले कमरे में नहीं, अपने मोराल में ऊपर रहो। अब देखो इसको बेचारे को, अब इसको तो रोना चाहिए था बैठ के कि हे भगवान, पहले तो मैं राजा था, अब मैं राजा नहीं रहा, मैं कमांडर बना, मेरे हाथ से कमांड भी निकल गई, अब तो मैं कॉमन लोगों के बीच में आ गया, इन लोगों के बीच में आ गया जिनका मैं राजा हुआ करता था। पहले तो मैं सिंहासन पे बैठता था, अब देखो कितनी बड़ी, कितनी कठोर चट्टान के ऊपर बैठना मुझे पड़ रहा है। ये चाहता तो रो भी सकता था बैठ के, लेकिन इस कैरेक्टर का जिंदगी को देखने का, दुनिया को देखने का नज़रिया अलग था। इसका नज़रिया क्या था कि एक राजा के तौर पे भी मेरा काम लोगों की भलाई करना था, तो अब तो मैं लोगों के और निकट आ गया हूँ, अब तो मैं लोगों के बीच में आ गया हूँ, तो अब तो उनकी प्रॉब्लम डायरेक्टली सुन के उसको सॉल्व कर सकता हूँ। और वही उसने करना शुरू कर दिया, और इसीलिए उसके ओपोनेंट्स बड़े परेशान थे उससे कि ये जहाँ भी रहेगा, जब तक भी रहेगा, राजा ही बन के रहेगा,
हमको पॉपुलर होने ही नहीं देगा, सारी पॉपुलैरिटी ये ले जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लोगों के हित में काम करना चाहता था। जब ये राजा था तब भी उसका नजरिया वही था, लोगों के लिए काम करना। और जब इसके हाथ से सब कुछ निकल गया, ये कॉमन आदमी बन गया, तब भी उसका नजरिया यही था कि चाहे जो भी है, अब मेरे पास पैसा नहीं है, वेपन्स नहीं है या कुछ और नहीं है, लेकिन बुद्धि तो है, अनुभव तो है। उस अनुभव और बुद्धि के आधार पे मैं लोगों को सही सलाह देके, सही दिशा देके उनके जीवन को सही बनाऊंगा, उनके जीवन को खुशनुमा बनाऊंगा। ये है एटीट्यूड। और इसीलिए ये आदमी हमेशा खुश रहा, सक्सेसफुल रहा। अब ठीक है, फिल्म में उसको मार दिया, बताया गया है, वो सब बात छोड़ दो, लेकिन इस मोमेंट में तो ये सक्सेसफुल था। और ये राजा बन के भी सक्सेसफुल नहीं था, क्योंकि खुश नहीं था, अंदर से फ्रस्ट्रेटेड था। क्या मतलब कि आपको दुनिया में सब कुछ मिल जाए और आप अंदर से दुखी रहो, अंदर से फ्रस्ट्रेटेड रहो। इससे तो अच्छा है कि एक आम जिंदगी बिताओ, खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो, दूसरों की लाइफ में पॉजिटिव वैल्यूज ऐड करो। ये है एटीट्यूड। और ये डिफरेंस है दुनिया देखने के नजरिए में, कि आप दुनिया को किस तरह से देखते हो, राइट? तो इसमें एक और चीज समझ में आती है कि केओटिक सिचुएशन में भी अपॉर्चुनिटी खोजना। यहां पे एक और ट्रेट दिखाई देता है कि सब कुछ बर्बाद हो गया, चलो ठीक है, हम लोगों के बीच में आ गए, कॉमन लोगों के बीच में आ गए, अरे हम सड़क पे आ गए। लेकिन अब हम जब सड़क पे ही आ गए हैं तो क्या बेहतर कर सकते हैं? हम राजमहलों से अगर गांव के झोपड़ियों में आ गए हैं तो अब क्या बेहतर कर सकते? तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं ना कि रन एज फास्ट एज पॉसिबल, इफ यू कैन नॉट रन वॉक, एंड इफ यू कैन नॉट वॉक क्रॉल, बट डोंट स्टॉप। दौड़ सकते हो तो दौड़ो, जितनी तेज दौड़ सकते हो। नहीं दौड़ सकते हो तो चलो, रुको मत। और अगर चल भी नहीं सकते हो तो रेंगो, लेकिन रुको मत। तो ये एटीट्यूड होना चाहिए कि जिस भी पोजीशन पे अपन आए, ये नजरिया होना चाहिए आपका। ठीक है, मैं मैथ्स में वीक हूं, मैं इंग्लिश में वीक हूं, मैं साइंस में वीक हूं, बट शायद हो सकता है मेरे ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट बहुत अच्छे, तो उनको मजबूत करके मैं धीरे धीरे अपनी वीकनेस को इंटैक्ट करूंगा, अपनी वीकनेस को सुधारूंगा, राइट? या आप ये सोचते हो कि मैं मैथ्स में बहुत वीक हूं, मेरे को ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नहीं बनता, मेरे को ये चैप्टर नहीं बनता, वो कुछ बनता भी तो होगा, वहां से कुछ नंबर भी लेके आ सकते हो, और जो नहीं बनता उसके ऊपर धीरे धीरे वर्क करके आगे बढ़ सकते हो। तो इट्स ऑल अबाउट नजरिया, कि जो आपको नहीं आता है उसको लेके या तो रोते रहो, तो हमेशा रोते ही रहोगे, या फिर जो आपको आता है उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाओ और उसको अपनी स्ट्रेंथ बना के उसकी मदद से जो कमजोर है आपका उसको भी इंप्रूव कर लो। तो इट्स ऑल अबाउट नजरिया। आप दुनिया को या किसी विषम परिस्थिति, बात दुनिया को भी देखने की नहीं है, दुनिया को तो आप जैसा देखना है वैसे देखते ही हो। यहां पे एटीट्यूड का इंपॉर्टेंस मैं हमेशा विषम परिस्थितियों में बता रहा हूं, कि जब विषम परिस्थितियां आती है तब आपका रिस्पॉन्स कैसा होता है, ये आपका एटीट्यूड होता है ना? तो ये आपका एटीट्यूड होता है। जैसे कई बार क्या होता है कि आपसे कोई गलती हो गई, राइट? आप जिंदगी में एक इंसान हमेशा सब कुछ सही तो कर नहीं सकता, उससे कोई गलती हो गई, आपसे कोई गलती हो गई। अब उस गलती को एक्सेप्ट करना कि हाँ मुझसे गलती हुई है, ये नहीं होना चाहिए था, और जिससे आपने कुछ गलत बोला है या जिसके साथ आपने कुछ गलत किया है उससे माफ़ी मांगना, ये भी एक बहुत अच्छा एटीट्यूड है। वरना कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ईगोइस्टिक होते हैं, मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता, मैं कभी गलती कर ही नहीं सकता। दिस इज अ रॉन्ग एटीट्यूड। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कभी गलती ना करो, हर किसी से गलती होती। अरे भगवानों ने भी अवतार लिया, उनसे भी कुछ गलतियां हो गई, तो हम तो इंसान है, मतलब अभी तक तो प्रूव नहीं हुआ कि अवतार है लेकिन हम तो नॉर्मल इंसान है। हो सकता है कि कल को आप कुछ ऐसा काम कर दो कि बाद में लोग बोले कि यार वो तो अवतार था भगवान का, या अवतार थी भगवान की। अब तक प्रूव नहीं हुआ है, अब तक आप एक नॉर्मल इंसान ही हो। तो अवतारों से भी गलती हुई है तो हम तो नॉर्मल इंसान है। तो गलतियों को एक्सेप्ट करना, किसी से माफी मांगना और उसके बाद पॉजिटिवली अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, ये भी एक बहुत बढ़िया एटीट्यूड है। या फिर किसी मुद्दे पर आपकी राय प्रबल है कि चाहे दुनिया एक तरफ हो जाए लेकिन मैं इस बात को गलत मानता हूं, तो फिर दुनिया के सामने भी नहीं झुकना, ये नजरिया भी बड़ा जबरदस्त नजरिया है। तो इंसान को अपना नजरिया ऐसा रखना चाहिए कि जैसे अगर मैं गलत हूं तो झुक जाओ, अगर आप सही हो तो मत झुको।
विषम परिस्थिति भी आ जाती है, तो उसमें क्या क्या छोटी मोटी चीज़ें जिसकी मदद से आप दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हो, खुद की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हो, वो करो। और विषम परिस्थितियों में जब आप फंसे हुए हो तो आपका एटीट्यूड दुश्मन के ऊपर हावी होने वाला होना चाहिए। अगर कंपटीशन की बात आ जाती है, क्योंकि आप लोग तो कंपटीशन में ही हो, तो अगर बात कंपटीशन की आती है, युद्ध की आती है, तो फिर ऐसा युद्ध करो कि शत्रु भी सरप्राइज हो जाए, शॉक्ड हो जाए, और आपके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश में या आपके ऊपर दबाव बनाने की इरादा रखने वाला दुश्मन खुद दबाव में आ जाए। तो ये इंपॉर्टेंस होता है एटीट्यूड का, कि आपका सही एटीट्यूड आपको लाइफ में हर जगह खुश रखता है और सक्सेसफुल रखता है। आई होप इतनी सारी बातों के बाद आप एटीट्यूड के इंपॉर्टेंस को समझ गए होंगे। अब एटीट्यूड के इंपॉर्टेंस के कुछ और पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहली चीज होती है, अगर आपका एटीट्यूड अच्छा होता है तो आपके अंदर हमेशा लाइवलीनेस रहती है। ये मैं हमेशा देखता हूं कि कुछ लोग होते हैं जो कि आते हैं तो अच्छा लगता है उन लोगों के आने से, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आते हैं तो ऐसा सोचने में आता है कि अरे यार ये कहाँ आ गया, या कहाँ आ गई, ये क्यों आ गया, ये क्यों आ गई। तो इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड। अगर आपका एटीट्यूड दुनिया को पॉजिटिव देखने का है, चीज़ों की अंदर से पॉजिटिविटी निकालने का है, लोगों के अंदर से पॉजिटिविटी या पॉजिटिव चीज़ें निकालने का एटीट्यूड है आपका, तो हर कोई आपकी कंपनी को पसंद करेगा। कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, आपके साथ रहने को पसंद करेगा। समझ रहे हो बात? समझ गए होंगे आप तो, बहुत समझदार हो, और मैंने थोड़ा बहुत समझा भी दिया आपको। अभी कोई इंसान आता है, आपके साथ बैठेगा, आपके नुक्से निकालेगा कि अरे तेरी नाक टेढ़ी है, अरे तेरे बाल अजीब से हैं, अरे तू कैसे बैठता है, अरे ये कैसे कपड़े पहने, अरे तेरे को कुछ भी नहीं आता। मतलब वो एक साथ नहीं बोलेगा, लेकिन किसी दिन आपकी नाक टेढ़ी बोल देगा, किस दिन बाल की बुराई कर देगा, किस दिन कपड़े की बुराई कर देगा। तो वो इंसान जो हमेशा बुराई कर रहा है, जो हमेशा नुक्स निकाल रहा है, आपको कभी भी पसंद नहीं आएगा। उसके आने से आपको लाइवलीनेस फील नहीं होगी, क्योंकि उसका नज़रिया अच्छा नहीं है, उसका एटीट्यूड अच्छा नहीं है आपके प्रति। वहीं कोई इंसान आपकी तारीफ करता है, जो जेन्युइनली करता है, चापलूसी या बटरिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, जेन्युइनली तारीफ करता है, जो गुण सच में आपके अंदर है, और हर इंडिविजुअल के अंदर कुछ गुण होते ही होते। और अगर आपके दुर्गुणों के बारे में भी बता रहा होता है तो ऐसे बता रहा होता है कि कंस्ट्रक्टिवली बता रहा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई अच्छे कपड़े पहन के नहीं आता ऑफिस के अंदर, तो एक तरीका ये हो सकता है आपका उसको बोलने का कि यार क्या घटिया कपड़े पहने तुमने, और ये मत बोल देना कि इससे अच्छा तो नहीं पहन क्या, ऐसा मत बोल देना, है ना, ये तो और ही खतरनाक हो जाएगा। किसी को आपने बोला कि भाई तुमने कितने घटिया कपड़े पहने, एक तो ये तरीका हो सकता था बोलने का। दूसरा तरीका ये हो सकता था कि यार तुमने जो ये ब्लैक कलर का टी शर्ट पहना है ना, इसकी जगह तुम कोई और कलर का टी शर्ट पहन के आओगे तो बहुत बढ़िया लगोगे। अब दोनों ही कंडीशन में कपड़े चेंज करने की बात हो रही है कि भाई आपका अटायर चेंज होना चाहिए, लेकिन एक क्या बोल रहा है, अरे भाई घटिया कपड़े, और एक बोल रहा है कि यार दूसरे होते तो बहुत अच्छे लगते। तो सुनने वाला जो दूसरे होते तो अच्छे लगते, तो वो आपको एक्सेप्ट करेगा, आपकी बात को एक्सेप्ट करेगा, और जो ये बोल रहा है कि घटिया कपड़े पहने, वो आपकी बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो बोलेगा चश्मा लगा के आ, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तो किसी ने तारीफ करी थी। तो बी लाइवली, और वो लाइवली आप दूसरों की पॉजिटिविटी देखो। इस दुनिया में कोई भी इंडिविजुअल कंप्लीटली नेगेटिव नहीं हो सकता और कंप्लीटली पॉजिटिव भी नहीं हो सकता, लेकिन अगर आपको अपने नज़रिए को बदलना है तो आपको दूसरों की पॉजिटिविटी देखनी पड़ेगी कि इसमें अच्छा क्या है और उस अच्छाई को कैसे बढ़ाया जा सकता है जिसकी वजह से ये इंसान मेरे लिए फेवरेबल हो। तो लाइवलीनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके एटीट्यूड से बदल सकती, कम हो सकती, ज़्यादा हो सकती। दूसरा टीम वर्क, अगर आपका एटीट्यूड अच्छा है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, आप खुशनुमा एनवायरनमेंट रखते हो, थोड़ा बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर, पॉजिटिव सेंस ऑफ ह्यूमर, या जिसको मैं बोलता हूँ, मैं नहीं बोलता हूँ, मेरे कुछ स्टूडेंट्स बोलते थे ऑफलाइन में, जेंटल सेंस ऑफ ह्यूमर, ऑब्वियसली मेरे ही बारे में बोल रहे थे। तो ये जेंटल सेंस ऑफ ह्यूमर अगर आपके अंदर है, पॉजिटिविटी आपके अंदर है, तो एक चीज़ होगी कि आपकी जो भी टीम होगी वो बहुत अच्छे से जेल होके काम करेगी। आपके साथ जो लोग काम करेंगे, आपको कहना नहीं पड़ेगा, वो आपके लिए अपने एफर्ट से या अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम करेंगे जाके। इफ़ दे लाइक यू, यू आर अ लीडर, एंड इफ दे लाइक यू,
तो फिर वो आपके लिए अपनी कैपेसिटी से आगे बढ़ के काम करेंगे। एंड अगर आपका एटीट्यूड अच्छा नहीं है तो फिर जो काम आप बोलोगे उसको भी वो ठीक से नहीं करेंगे। तो एटीट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्टिविटी, और जब टीम अच्छा काम करेगी तो प्रोडक्टिविटी तो अपने आप बढ़ने लग जाएगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ना मतलब सक्सेस। एंड कॉन्टैक्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अभी शायद एक आध लेक्चर पहले ही मैंने आपको बताया था कि आपकी जो स्ट्रेंथ्स होती है उस स्ट्रेंथ्स में आपके कॉन्टैक्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैंने एक पूरा 2-5 मिनट उसके बारे में बात करी थी कि अगर किसी के कॉन्टैक्ट अच्छे होते तो उसके लाइफ में सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और कॉन्टैक्ट किसके अच्छे होते हैं, किसका नेटवर्क बहुत अच्छा होता है, जिसका एटीट्यूड बहुत अच्छा होता है। जाहिर सी बात है, अगर किसी का एटीट्यूड खराब है तो क्यों लोग उससे जुड़ेंगे, क्यों लोग उसके साथ बात करना पसंद करेंगे, क्यों लोग उसको अपने साथ काम करना, क्यों उसके साथ काम करना चाहेंगे। अगर किसी इंडिविजुअल का एटीट्यूड बहुत खराब है तो मैं क्यों चाहूँगा कि वो इंडिविजुअल मेरी टीम में आए, क्योंकि वो तो खराब एटीट्यूड लेके बैठा हुआ है ना। अब मैं उसको टीम में लेके उसके एटीट्यूड के ऊपर वर्क तो नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को तो मेरा काम करना है। तो मैं ऐसे इंडिविजुअल के साथ कनेक्ट ही नहीं होऊंगा, या उसका फ़ोन नहीं उठाऊंगा, या फिर उससे ठीक से बात नहीं करूंगा, या उसको टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि उसके आने से मेरे को नेगेटिविटी फील होती है। उसके आने से मुझे डर है कि मेरी टीम नेगेटिव हो जाएगी। तो वाई विल आई मेक कॉन्टैक्ट विथ सच पर्सन। तो इसीलिए ऐसे इंडिविजुअल्स के साथ कोई रहना पसंद नहीं करता, उनका कांटेक्ट बहुत छोटा हो जाता है, और जो लोग उनको जानते हैं वो भी उनको अपने साथ जोड़ना नहीं चाहते। वहीं पॉजिटिव एटीट्यूड वाले को हर कोई अपने साथ जोड़ना चाहता है कि यार आप हमारे साथ में जुड़ो, आप हमारे साथ में काम करो। और जो जिसके साथ आप काम कर रहे हो वो आपको छोड़ना नहीं चाहता कि नहीं यार आप हमारे साथ काम कर रहे हो, आप हमको छोड़ो मत। और भी कई लोग हैं जो आपके साथ रहना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, आपसे सलाह लेना चाहेंगे, आपको सलाह देना चाहेंगे। तो आपके कॉन्टैक्ट्स जब ज़्यादा होते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा मिलती है, और कॉन्टैक्ट ज़्यादा तब होंगे आपके जब आपका एटीट्यूड सही होगा, दूसरे आपको एक्सेप्ट करेंगे। एटीट्यूड इज़ अ लिटिल थिंग दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। मैं तो लिटिल थिंग भी नहीं मानता हूँ इसको, पर उसको कहने के लिए कह दिया क्योंकि सोचने में बहुत छोटा लगता है कि एटीट्यूड, बट एक्चुअली सच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है आपका एटीट्यूड। एटीट्यूड पता है कैसा होता है, जैसे क्रिकेट का मुझे बड़ा शौक है तो मैं क्रिकेट का एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो अभी से आईपीएल भी चल ही रहा है, तो अभी कोई बैटिंग कर रहा है और सामने से एक बॉलर आया, उसने 150 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गेंद फेंकी। अब वो जो गेंद फेंकी तो हाथ में बल्ला है ना, बॉडी में ताकत भी है मारने की, लेकिन उस गेंद को एक डायरेक्शन दी सही, या फिर सीधा मार दिया, सही डायरेक्शन दे दी, या ऑफ साइड में मार दिया, या लेग साइड में फ्लिक कर दिया, या फिर पीछे ग्लांस कर दिया। तो यहाँ पे एटीट्यूड पता है क्या है, वो जो डायरेक्शन आप दे रहे हो बॉल को। अभी बॉल ऑफ साइड में है और आपने बहुत ताकत से लेग साइड में मारा, तो आपने बॉल को सही डायरेक्शन नहीं दी, तो क्या होगा, आप में कितनी भी ताकत हो, आपका बल्ला कितना भी अच्छा हो, आपके पास टैलेंट कितना भी अच्छा हो, आपकी गेंद हवा में टंग जाएगी और कैच हो जाओगे। अगर बॉल लेग साइड में जा रही है और आपने बोला मैं तो रिवर्स स्वीप मार के छक्का लगाऊंगा, तो अगेन वही बल्ला, वही ताकत, वही स्किल, लेकिन डायरेक्शन सही नहीं दी बॉल को और फिर हवा में टंग गई बॉल, आप आउट हो गए। राइट, सो इट्स जैसे क्रिकेट के अंदर बॉल को दिशा दी जाती है और उसके हिसाब से बॉल चौके या छक्के पे जाती है, तो एटीट्यूड भी आपके टैलेंट को, आपके नॉलेज को, आपकी स्किल को, आपके रिसोर्सेस को दिशा देता है। समझ रहे हो एटीट्यूड क्या होता है? एक बॉल फेंकी, मैंने क्या एग्जांपल दिया, बॉल फेंकी, अब छक्का गया कि चौका गया, या 1 रन मिला या 2 रन मिला या आउट हुआ, ये किस पे डिपेंड करता है, बॉल को दिशा कैसे दी। वैसे ही आप अपने जीवन में सक्सेसफुल हुए या नहीं हुए, ये आपका एटीट्यूड तय करता है, क्योंकि आपका एटीट्यूड आपके रिसोर्सेस को, आपके पास जो भी चीज़ें हैं उनको क्या करता है, उनको दिशा देता है। सो एटीट्यूड इज गिविंग यू द राइट डायरेक्शन, और इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एटीट्यूड मेक्स अ बिग डिफरेंस। होती छोटी सी चीज़ें लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देती है। नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटीट्यूड। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके इस दुनिया को देखने के नज़रिए को प्रभावित करते हैं, आपके एटीट्यूड को अफेक्ट करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला आपका एनवायरनमेंट, आपका घर, आपका विद्यालय, आपका कार्यस्थल, आपकी संस्कृति, आपका धर्म
और आपका मीडिया। ये वो सारी चीज़ होती है जो आपका एटीट्यूड तय करती। भाई आप जिस घर में रहते हो उनका एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एक सोशल पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एक डिसिप्लिन होता है, उससे एक एटीट्यूड आपका डेवलप होता है कि ये सही है, ये गलत है। फिर दूसरा आता है आपका स्कूल, अगेन जहाँ से आपके एटीट्यूड को, आपके दुनिया को देखने के नज़रिए को एक दिशा मिलती है या एक पहचान मिलती है। आपका वर्क प्लेस, आपका कल्चर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रिलीजन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि दुनिया को देखने का हमारा एटीट्यूड हमारे कल्चर और रिलीजन से बड़ा डिफाइन होता है। ये मैंने बड़ा देखा है, खास तौर पे जब इंसान बड़ा होता है और अपने रिलीजन को समझने लगता है और अपने रिलीजन को सही मानने लगता है, तो रिलीजन के हिसाब से उसका एटीट्यूड बन जाता है। दुनिया को देखने का उसका नज़रिया रिलीजन के हिसाब से काफ़ी डिफाइन हो जाता है। एंड देन ऑब्वियसली मीडिया, चाहे वो न्यूज़पेपर वाला मीडिया हो या आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या आपका सोशल मीडिया हो, इसमें जो बार बार आप बातें सुनते हो और कुछ बातें आपको बहुत प्रभावित करती है और फिर आप उसके हिसाब से दुनिया को देखने लगते हो। तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो चाहे पॉजिटिव मान लो या नेगेटिव मान लो या न्यूट्रल मान लो, लेकिन आपके एटीट्यूड को बड़ा प्रभावित करते हैं। दूसरा आपके अनुभव, बेस्ड ऑन रिलेशनशिप नहीं, बेस्ड ऑन रिलेशंस एंड इंटरेक्शन विद अदर पीपल। दूसरा प्रैक्टिकल नज़रिया होता है जिससे आपका एटीट्यूड तय होता है कि दूसरों के साथ आपके अनुभव कैसे रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। कोई लड़की है, अब वो लड़की किसी छोटे एरिया में रहती है, किसी कॉन्जर्वेटिव एरिया में रहती है, जहाँ पे वो घर से निकलती है तो उसको बड़ी आड़ी टेढ़ी निगाहों से देखा जाता है, लड़कों ने हमेशा उसको टीज़ किया है या इस तरह की चीज़ें उसने देखी है, उसका अनुभव लड़कों के साथ बहुत बुरा रहा है। तो वो हर लड़के के प्रति अपना एटीट्यूड क्या रखेगी? संदेहास्पद रखेगी, डिफेंसिव रखेगी। कोई भी लड़का उसको अप्रोच करेगा, भले किसी पॉजिटिव काम के लिए अप्रोच कर रहा, किसी कंस्ट्रक्टिव काम के लिए अप्रोच कर रहा है, पर वो उसको उसी नज़रिए से देखेगी कि ये मुझे टीज ही कर रहा है या मुझे छेड़ रहा है या कुछ और ऐसी बात है। क्यों? क्योंकि उसका अनुभव जो रहा है पुरुष के साथ में या किसी लड़के के साथ में, वो खराब ही रहा है। वहीं इसका उल्टा भी हो सकता है कि कोई लड़की जो बहुत खुले एनवायरनमेंट में रही है और वो खुले एनवायरनमेंट में उसने पुरुषों के साथ में बहुत कंफर्टेबली रही है, जहाँ पे पुरुष भी स्त्री को अपने बराबर ही मान के रहते हैं, तो ऐसी स्त्री किसी दूसरी जगह पे, कॉन्जर्वेटिव जगह पे भी जाएगी तो वो बहुत ओपनली सबको अप्रोच करेगी, क्योंकि उसका नज़रिया पुरुष जाति को देखने का बड़ा अलग है। तो ये कैसे तय हुआ? ये अनुभव के आधार पे तय हुआ। ये कैसे तय हुआ? ये अनुभव के आधार पे तय हुआ। जैसे कि आप इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बारे में बहुत अच्छा व्यू रखते हो। क्यों? क्योंकि आपका अनुभव अच्छा रहा है कि अरे हमने पढ़ा था कि 47-48 में हमारी सेना ने पाकिस्तान को हराया था, 65 में भी हमने पाकिस्तान को हराया, 71 में हमारी सेना ने इतना बड़ा सक्सेस अचीव किया कि पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तोड़ दिया, 1999 में भी हमने उनको हराया, 1984 से लेके 1987 के बीच में हमने सियाचिन में उनको हराया। तो इससे आपका अनुभव क्या रहा कि हमारी सेना हमेशा जीतती है, एंड यू बिकेम प्राउड ऑफ योर आर्मी। फिर आपने सैनिकों को देखा, उनके अटायर को देखा, उनके कंडक्ट को देखा, उनके जेंटलमैनली बिहेवियर को देखा, तो आपका अनुभव और अच्छा हुआ कि यार मुझे यही बनना है। ये जीत के भी आता है और बिहेवियर भी इसका बहुत अच्छा होता है, तो मुझे यही बनना है। तो ये क्या, किस पे आधारित है आपका ये एटीट्यूड? जो आप आर्म्ड फोर्सेस के प्रति जो आपका नज़रिया है, ये किस पे आधारित हो गया? आपके उनके प्रति अनुभव के, जो आपने उनके बारे में पढ़ा, जो आपने उनको देखा। मैं बहुत सारे स्टूडेंट से पूछता हूँ क्यों ज्वाइन करना चाहते हो आर्म्ड फोर्सेस? सर मेरे घर में एक मेरे रिलेटिव हैं, मेरे पापा हैं, मेरे भाई हैं या कोई और है जो आर्म्ड फोर्सेस के अंदर है, और मैं जब भी उनको देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं वैसे ही बनना चाहता हूँ। बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। तो ये नज़रिया कैसे डेवलप हुआ? बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। तो ये आपके एटीट्यूड को बहुत डिफाइन करता है। और तीसरा, एजुकेशन, एकेडमिक नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटी टू यूज नॉलेज फॉर बेटर। यहाँ पे तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक वो एकेडमिक नॉलेज जो थ्योरेटिकल नॉलेज आपने लिया, एक आपकी कुछ स्किल्स, और तीसरा आपकी नॉलेज और स्किल्स को आपने
अपने बेहतरी के लिए, किसी और के बेहतरी के लिए कैसे प्रयोग किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपके एटीट्यूड को डिफाइन करता है। क्या ज्ञान है आपको, क्या स्किल्स हैं आपकी, उसके हिसाब से समाज में आपको सम्मान मिलता है, और उसी के हिसाब से जब आप एक्शन करते हो, समाज के प्रति एक नज़रिया बनाते हो, तो वहाँ से भी आपके एटीट्यूड को बहुत शेप मिलता है। कई इंडिविजुअल्स मैंने ऐसे देखे जिनका दुनिया के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है, जिनके ऊपर इन सारी चीज़ों का भी बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं रहा है एनवायरनमेंट का, लेकिन उन्होंने नॉलेज डेवलप किया, स्किल डेवलप करी, और उस नॉलेज और स्किल की वजह से उनको ख्याति मिली, उनको सम्मान मिला, और फिर उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आई, दुनिया को देखने का उनका नज़रिया बदला। तो ये एजुकेशन भी एक ऐसी चीज़ होती है, स्किल्स भी ऐसी चीज़ होती हैं जो आपके एटीट्यूड को तय करती है। अब अगला सवाल ये उत्पन्न होता है, हाउ टू डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड। यहाँ पे मेरा पॉजिटिव से मतलब एप्रोप्रिएट से, पर क्योंकि पॉजिटिव ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है इसीलिए वर्ड यहाँ पे रखा हुआ है। तो हाउ टू डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड, कैसे डेवलप करें पॉजिटिव एटीट्यूड को। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे, चेंजिंग द फोकस एंड लुकिंग फॉर द पॉजिटिव। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एक फोटोग्राफ है जिसके अंदर बारिश हो रही है, एक इंडिविजुअल है जो कि छाता लेके खड़ा हुआ है या खड़ी हुई है, समझ में नहीं आ रहा है, और यहाँ पे एक इंद्रधनुष बना हुआ है। अब आप इस सिचुएशन में दो तरह के अप्रोच रख सकते हो। एक अप्रोच ये रख सकते हो कि हे भगवान, बारिश हो रही है, मैं गीला हो रहा हूँ, मैं गीली हो रही हूँ, और अब मुझे बुखार हो सकता है, और उसकी वजह से मेरे को कुछ दिन पढ़ाई में ब्रेक लेना पड़ सकता है, और न जाने क्या क्या हो सकता है, जो कि हुआ नहीं अभी, बट आप सोच सकते हो। वहीं दूसरी तरफ को ये सोच सकता है कि बारिश तो होनी ही थी, अगर गर्मी पड़ी थी तो बारिश तो होनी ही थी, तो वो तो हो रही है, लेकिन इस बारिश के अंदर मुझे इंद्रधनुष दिख जाए, ये हमेशा नहीं होता। तो वाओ, कितना अच्छा इंद्रधनुष दिखा है, लेट्स कैप्चर दिस मोमेंट। ऐसा मोमेंट बार बार नहीं आने वाला, ऐसा इंद्रधनुष बार बार नहीं दिखने वाला। गीले होने का क्या है, मिट्टी के गणपति थोड़ी हैं अपन कि गल जाएंगे पानी में। अरे हाड़ मास के इंसान है, पानी गिरेगा ऊपर, सूख जाएगा थोड़ी देर में। अगर बुखार होने या बीमार होने का सवाल है तो थोड़ी बहुत दवाई लेके ठीक हो जाएंगे। या फिर कोई ऐसा भी सोच सकता है कि यार कहीं बीमार न पड़ जाए, चलो अच्छा है बीमार पड़ जाएंगे, एक दो दिन का रेस्ट मिल जाएगा, वैसे भी बहुत दिन से रेस्ट नहीं किया है, फिलहाल तो इंद्रधनुष के मजे लो। ये है एटीट्यूड। कोई भी विषम परिस्थिति में से आप पॉजिटिव क्या निकाल सकते हो। एक इंडिविजुअल ने क्या सोचा, मैं बीमार पड़ जाऊंगा या पड़ जाऊंगी तो मेरा नुकसान हो जाएगा। एक ने बोला कि चलो ठीक है, बीमार पड़ भी जाऊंगा, पड़ जाऊंगी, 2-3 दिन का रेस्ट मिल जाएगा, उसके बाद रिजुविनेट होकर पढ़ाई करेंगे। फिलहाल इंद्रधनुष को एंजॉय करते। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि जो कुछ भी विषम परिस्थितियां आपको दिख रही है उसमें से पॉजिटिव क्या है, प्लीज वो निकालिए। ऐसा कोई इंडिविजुअल नहीं। देखो मैं ये बात समझ रहा हूं कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर आपको क्या पता हमारी लाइफ में कितनी विषम परिस्थितियां हैं। तो मैं भी आपको ये बोल सकता हूं कि तुम्हें क्या पता मेरी लाइफ में कितनी विषम परिस्थितियां हैं, लेकिन क्या मेरी लाइफ में कोई पॉजिटिव्स नहीं है, या तुम्हारी विषम परिस्थितियों में कोई पॉजिटिव्स नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। तुम्हारी लाइफ में भी पॉजिटिव्स है, मेरी लाइफ में भी पॉजिटिव्स है। लेट्स फोकस ऑन आवर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। आओ अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में फोकस करें और अपनी लाइफ को खुशनुमा बनाएं। कल क्या होगा वो तो जो होना है होगा, आज को क्यों बर्बाद करें। आज पूरी एनर्जी के साथ, पूरी पॉजिटिविटी के साथ में अपने काम को करते हैं और उम्मीद करते हैं कि कल अच्छा होगा, कि आज हमने कुछ अच्छा बीज बोया है तो कल कुछ अच्छा होगा। सो लेट्स बी पॉजिटिव, लेट्स टेक आउट पॉजिटिव थिंग्स। नेक्स्ट फोटोग्राफ एंड नेक्स्ट पॉइंट, मेकिंग अ हैबिट ऑफ डूइंग इट नाउ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड बहुत सुधर जाएगा अगर आप ये एक हैबिट डेवलप कर लेते हो, मेकिंग अ हैबिट ऑफ डूइंग इट नाउ। हम में से बहुत सारे इंडिविजुअल्स, उनकी ये आदत होती है कि कल कर लूँगा। इवन इसमें मैं भी एक्सेप्शन नहीं हूँ, मेरे अंदर भी ये 100% ये आदत नहीं है। मेरे अंदर भी ये है कि कई बार मैं सोचता हूँ कि अब ठीक है देखते हैं यार, कल देखेंगे, बहुत हो गया आज। ये नहीं होना चाहिए, लेकिन अच्छी बात यह है कि मैं अवेयर हूँ इस चीज़ को लेके, तो धीरे 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 इसको इम्प्रूव कर रहा हूँ। वो आगे जाके फ़ायदा दिखाई देगा इस चीज़ का। आप भी करो। अगर आपके अंदर ये आदत नहीं है
कि आप आज के काम को कल टालते हो, प्रोक्रेस्टिनेशन कर, सब करते हैं, ऐसा कोई इंडिविजुअल नहीं है जो प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करता है। मैं मान ही नहीं सकता कि ऐसा कोई इंडिविजुअल है जिसने कि कभी भी आज के काम को कल पे टाला ही ना हो। कभी न कभी किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई एस्पेक्ट में हम टालते ही हैं कामों को। बट अच्छी बात यह है कि हमने इस कमी को पहचान लिया है कि हाँ ये कमी है। तो जो आपको पता होता है कि हाँ आपको बीमारी है तो आप इलाज करते हो। अगर आपको पता ही नहीं चले कि आपको बीमारी है तो इलाज नहीं करते। तो प्लीज़ इस बीमारी को आइडेंटिफाई करो अगर आपके अंदर है तो, और आदत डालो। अ कंप्लीटेड टास्क इज फुलफिलिंग एंड एनर्जाइजिंग। और देखो आपने भी ये चीज़ नोटिस करी होगी, कई बार आपने ये किया होगा कि नहीं यार आज की काम को मैं आज कल के लिए टालूंगा नहीं, आज ही करूंगा, और उसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिला होगा आपको। मिला कि नहीं मिला पॉजिटिव रिजल्ट? उससे आपको काफ़ी हौसला मिलता है, आपकी एनर्जी बढ़ती है, आपकी पॉजिटिविटी बढ़ती है, और आपको खुद के ऊपर प्राउड फील होता है, और आप चाहते हो कि ये प्राउड आप रोज़ फील करो। तो फिर आपकी धीरे धीरे आदत बन जाती है आज के काम को आज ही करने की। एन इनकम्प्लीट टास्क ड्रेन्स एनर्जी लाइक ए लीक फ्रॉम अ टैंक। और जब कोई टास्क इनकम्प्लीट होता है तो वो इनकम्प्लीटनेस हमेशा बढ़ती जाती है। स्कूल में ये बहुत होता था कि कॉपी बनानी है, अरे कल बनाएंगे, आज एक चैप्टर लिख लिया, अब देखेंगे आगे, तब तक 3 चैप्टर हो गए स्कूल में, अब अपन 4 चैप्टर पीछे हो गए। अब हौसला डाउन हो जाता है कि अरे बाप रे अब 4 चैप्टर लिखने पड़ेंगे। फिर जैसे तैसे हिम्मत करके 1-2 चैप्टर लिखते, तब तक उधर 6 चैप्टर हो चुके होते, फिर आप 4 चैप्टर पीछे होते हो, फिर हौसला टूट जाता है आपका, तब तक 10 चैप्टर हो जाते हैं, और अब तक आपने 3-4 चैप्टर ही करे हुए होते हैं, आप 6 चैप्टर पीछे हो जाते हो, और आपका हौसला पूरी तरह टूट जाता है कि अब तो नहीं हो पाएगा। या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि एक रात आप बैठ के पागलों की तरह लिखते 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 कॉपी बनाते हो, और वो एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें सिर्फ आप एक मशीन की तरह काम कर रहे होते हो, आपको लर्निंग कोई नहीं मिल रही होती, आपकी राइटिंग ख़राब हो जाती है, आपका प्रेजेंटेशन ख़राब हो जाता है, आपको लर्निंग नहीं मिलती है। तो ये सब नेगेटिविटी है। तो इनकम्प्लीट टास्क की एक टेंडेंसी होती है कि वो इनकम्प्लीटनेस हमेशा बढ़ती जाती, और उससे नेगेटिविटी आती जाती है, और आपकी एनर्जी ऐसे ड्रेन होती है जैसे कि किसी पानी की टंकी में छेद होने पर उससे पानी ड्रेन होता है। इफ यू वॉन्ट टू बिल्ड एंड मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड, गेट इन टू द हैबिट ऑफ लिविंग इन द प्रेजेंट एंड डूइंग इट नाउ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको आपकी जिंदगी का नजरिया बदलना है, और एक कोई काम मैं आपको कहूं बोल करने के लिए, तो वो ये होगा। आपको नहीं पता कि आपने बोला कि सर आपने जो भी बताया सब समझ में आ गया, लेकिन मैं करूं क्या? मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मेरा नजरिया कैसे पॉजिटिव हो। मैं नेगेटिविटी दिखती मेरे को हर जगह। ठीक है, कोई बात नहीं, दिखने दो नेगेटिविटी। सिर्फ एक काम करो, आज का काम आज करना शुरू करो, आज का काम कल पे टालना बंद करो, आज का काम आज करना शुरू करो। 1 महीने के अंदर आपकी लाइफ में आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, आपके अंदर पॉजिटिविटी आ जाएगी। आप करके तो देखो एक बार। अगले पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। डेवलप अ सेंस ऑफ थैंकफुलनेस एंड एप्रिसिएशन। वेरी इंपॉर्टेंट। डेवलप अ सेंस ऑफ थैंकफुलनेस एंड एप्रिसिएशन। ग्रेटफुल, थैंकफुल, ब्लेस्ड। जिंदगी में सबसे बड़ी, पता है आपको खुशी की बात क्या है? हम सबकी ज़िंदगी में, मेरी लाइफ में, और जितने भी इंडिविजुअल्स मुझे देख रहे हैं, हम सबकी लाइफ में, बताओ मुझे कि सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है? हालांकि ये लेक्चर लाइव नहीं है तो मैं कहीं कमेंट्स रीड नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप सोच रहे हो तो मैं आपको बताता हूँ, इस दुनिया में हम सब के लिए, जो मैं बोल रहा हूँ, जो आप सुन रहे हो, सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि हम सब जिंदा हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल हैं जो कल जिंदा थे, आज नहीं है। हमारी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी यही है कि हम जिंदा हैं, और कुछ भी नहीं कह सकते यार। हमारे आपने खुद जिंदगी दुनिया में देखा, अभी ईरान के राष्ट्रपति परसों तक जिंदा थे, कल मर गए, या जो भी दिन था, मैं एग्जैक्टली दिन याद नहीं मुझे, कब किस इंसान के साथ क्या हो जाए और मरने के बाद क्या होता है हमको क्या पता। उसके बाद अच्छा होता है, बुरा होता है, कुछ होता है या नहीं होता है, वी डोंट नो। तो जो कुछ भी है इस जीवन में है, और ये जीवन हमारे पास है, इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग नहीं होती। मैं एक सांस ले रहा हूँ, उसको छोड़ पा रहा हूँ, और फिर दूसरी सांस ले रहा हूँ, ये बहुत खुशी की बात है। तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग इसको मानो। दूसरा,
आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ आपके साथ अच्छा करते हैं, कुछ आपके साथ में बुरा करते हैं। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया उन्होंने आपको एक लेसन दिया। पहली बात तो ये, जैसे मैं मेरी लाइफ का बोलूँ तो बहुत सारे लोग मेरी लाइफ में आए और बहुत सारे लोगों से मैं बड़ी शिकायत भी रखता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने मेरी लाइफ में सिर्फ बुराई किया, उन्होंने कुछ अच्छा भी किया, एक्चुअली अच्छा किया। कुछ चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी उनकी तो इट्स ओके, लेकिन कई चीज़ें उन्होंने मेरे लिए अच्छी भी करी, जिसकी वजह से मैं हमेशा थैंकफुल रहूँगा उनके लिए, ग्रेटफुल रहूँगा उनके लिए। कई लोग लाइफ में हमारे लिए बहुत अच्छा करके जाते हैं तो हम उनके लिए तो ग्रेटफुल रहते ही हमेशा, लेकिन बुरा करने वाले भी आपके लिए 100% बुरा नहीं करते, कुछ अच्छा करके जाते हैं। और अगर कुछ अच्छा नहीं भी किया उन्होंने तो एटलीस्ट आपको एक बहुत अच्छा लेसन तो वो देके गए हैं, और उसके लिए उन्होंने आपसे कोई फीस भी नहीं ली है, फ्री में देके गए आपको लेसन। और अगर ली है तो ठीक है, लग गए आपके पैसे तो कोई बात नहीं, फिर ये समझो कि पैसे देके कोचिंग ले ली आपने, एक ऐसी कोचिंग ली है जिसका लेसन आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। शायद ये लेक्चर आपको लाइफ टाइम याद नहीं रहे, लेकिन वो इंसान जिसने आपके साथ बुरा बर्ताव करके आपको एक सीख दी है, वो सीख आपकी ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगी। तो प्लीज़ पॉजिटिव निकालो कि भाई किसी ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया, ठीक है, आपको एक सीख देके गया, और उसके बुरे बर्ताव की वजह से भी कई बार आप ज़िंदगी में आगे निकल जाते हो। एक छोटा सा एग्जाम्पल और देता हूँ मैं आपको यहाँ पे। एक लड़की थी पाकिस्तान में, आप सभी जानते होंगे, उसका नाम मलाला यूसुफजई। अब सब पूरी दुनिया उसका नाम जानती है ना। अब उसके पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू कुछ भी हो, उसके बारे में बात नहीं करते, क्योंकि आज एटीट्यूड की बात हो रही है। उसको कुछ आतंकवादियों ने गोली मार दी थी, अस्पताल में रही, जैसे तैसे करके वो बच गई। अच्छी बात थी कि वो बच गई, लेकिन जब वो बच गई तो उस प्रोसेस में उसका इलाज चला, शायद इंग्लैंड के अंदर उसका इलाज चला, वहाँ पे वो ठीक हुई। वो ठीक होने के बाद में एक पब्लिक फिगर बन गई, वो ठीक होने के बाद में एक आइकॉन बन गई, और भारत के प्रति उसका जो भी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू हो, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि उसके साथ हुआ कितना बुरा कि आतंकवादियों ने उसको गोली मार दी। लेकिन अगर आतंकवादी उसको गोली नहीं मारते या उनकी गोली चूक जाती, निशाना उस दिन उसके सर में नहीं लगती, वो बच जाती, भाग के अपने घर आ जाती, तो क्या होता? अगले दिन उसका स्कूल बंद हो जाता, उसके 2 दिन बाद उसकी शादी, निकाह हो जाता उसका, और वो अभी 4-5 बच्चे पाल रही होती, दुनिया में कोई इसको जान रहा नहीं होता। खैबर पख्तूनख्वा के कुछ मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली में वो रह रही होती विषम परिस्थितियों में। लेकिन वो बुरा हुआ उसके साथ, उस बुरे की वजह से उसको एक फेम मिल गया, वो एक पब्लिक फिगर बन गई। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ कुछ गलत होता है या हमारे साथ बुरा होता है, और वो बुरा और वो गलत आगे चल के जब हम अगर पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं तो हमको वही बुरा और वही गलत एक ख्याति दिलवा देता है, एक या कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट करवा देता है। तो ये मत सोचो कि अगर कुछ बुरा हुआ है आपके साथ तो उसमें सब कुछ बुरा ही है, उसकी वजह से न जाने आपको क्या इम्पेटस मिल जाए। मैंने तो सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया जो मुझे एकदम से याद आया, ऐसे और भी कई एग्जाम्पल हो सकते हैं जो आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे एग्जाम्पल। जैसे एक एग्जाम्पल मुझे याद आता है अभी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एसएसबी के अंदर रिजेक्ट हो गए। अब एसएसबी के अंदर वो रिजेक्ट हुए तो वो एक ऐसे साइंटिस्ट बने कि दुनिया उनको सलाम करती, पूरे भारत के लोग उनको सैल्यूट करते और उनका नाम बड़े आदर से लेते। अगर वो एसएसबी में रेकमेंड हो जाते तो उन्हें कोई शायद जानता भी नहीं भारत में। हाँ ठीक है, वो एक फौजी होते, उनका एक फौजी के तौर पे सम्मान होता, लेकिन वो ख्याति मिल सकती थी क्या उनको जो आज मिली है उनको? रत्न है वो हमारे देश के। तो कई बार कुछ चीज़ें बुरी होती है हमारे साथ में, और वो बुरी की वजह से हमको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जिसकी वजह से हमको बहुत ख्याति मिलती। तो प्लीज़ कभी भी ये मत सोचो कि बुरा हुआ है तो बुरा ही होगा, पॉजिटिविटी होती तो बी थैंकफुल कि आप जीवित हो, और बुरा भी हो रहा है तो आगे कुछ अच्छा होगा। नेक्स्ट पॉइंट, कीप लर्निंग न्यू थिंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपने एटीट्यूड को सही रखना है तो हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाते रहो, कुछ भी नया नया सीखते रहो। अगर आपको मौका मिलता है तो कुछ भी आर्ट आप सीखो, वो आपके काम ही आएगा।
बहुत सारे आर्ट है जो आप सीख सकते हो। आप ड्राइंग पेंटिंग सीख सकते हो, आप म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करना सीख सकते हो, आप किसी स्पोर्ट्स को सीख सकते हो, और इसकी कोई उम्र भी नहीं होती। जब आपको लगता है कि यार आई फील लाइक डूइंग इट, अब करो उसको, सीखो उस चीज़ को, करो नया कोर्स। और मैं आर्म्ड फोर्सेस के अंदर तो पहले भी कई बार एग्जाम्पल दे चुका हूँ कि आर्म्ड फोर्सेस के अंदर कितनी पढ़ाई करवाते हैं। पहले तो आप पढ़ाई करके एग्ज़ाम दे के एकेडमी में जाते हो, फिर एकेडमी में खूब सारी पढ़ाई होती है, उसको पास करते हो, तो फिर दूसरी एकेडमी में जाते हो, फिर उसको पास करते हो, फिर आपका कमीशन होता है, फिर आप यंग ऑफिसर्स कोर्स करते हो, फिर उसके बाद में आप जूनियर कमांड कोर्स करते हो, फिर उसके बाद आप यंग ऑफिसर्स मैनेजमेंट कोर्स करते हो, फिर उसके बाद आप हायर कमांड कोर्स करते हो। तो कितने सारे कोर्स कर रहे होते हो। कभी आप हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में जाके कोर्स कर रहे होते हो, कभी आप कमांडो स्कूल में जाके, इन्फेंट्री स्कूल में जाके कमांडो कोर्स कर रहे होते हो, कभी आप काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर में जाके कोर्स कर रहे होते हो, कभी आप एनएसजी में जाके कोर्स कर रहे होते हो, कोई पैरा कमांडो के लिए ऑप्ट करता है। क्या क्या नहीं करते हैं फौज के लोग, कभी भी रुकते नहीं है, हमेशा अपनी स्किल को आगे बढ़ाते रहते हैं, हमेशा अपने नॉलेज को आगे बढ़ाते रहते हैं। आप जितना ज़्यादा सीखते हो उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उतना दुनिया को आप बेहतर समझते हो, उतना आपका एटीट्यूड सही होता है, पॉजिटिव रहता है आपका एटीट्यूड। तो प्लीज़ जहाँ से भी आपको कुछ नई लर्निंग्स मिलती है उन नई लर्निंग्स को लो और अपने आप को रेजुविनेट करो, दुनिया की लाइफ में वैल्यू ऐड करो, दुनिया आपके लिए पॉजिटिव होगी और आप दुनिया को हमेशा पॉजिटिव नज़रों से ही देखोगे। सो कीप लर्निंग न्यू थिंग्स वेर एवर वेन एवर पॉसिबल। अब जैसे आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, करो उसको, लर्न सीखो, करो कहीं से कोर्स कोई करवाता हो तो आप खुद देखोगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीज़ों को सीख के आप अपनी तैयारी को कितना आसान बना सकते हो, आप अपनी लाइफ में कितने पॉजिटिव चेंज कर सकते हो। ये मैंने एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिया, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ आपको कि अगर आपने ड्राइंग और पेंटिंग भी सीखी तो भी आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आएगा। आप ट्राई करके देख लेना इस चीज़ को, कोई नई लर्निंग आपको कितना पॉजिटिव एटीट्यूड देती है। नेक्स्ट इज करेज टू से नो व्हेन एवर नीडेड, वेरी इंपॉर्टेंट। एटीट्यूड को सही करने में नो बोलना बहुत ज़रूरी है। हम में से बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं जो नो नहीं बोल पाते। ये प्रॉब्लम मेरे साथ में भी बहुत सारी थी, अभी भी कुछ हद तक है, लेकिन अगेन वही बात है कि मैंने आइडेंटिफाई किया है कि ये प्रॉब्लम है मेरे साथ, कि मैं ना नहीं बोल पाता, कई सिचुएशन में मना नहीं कर पाता। दोस्त का फ़ोन आया, हेलो, हाँ भाई, अरे एक काम कर, पार्टी के लिए आ जा। अब अपने को लगता है कि काम भी है, पर अब दोस्त ने फ़ोन किया है, पार्टी के लिए बुलाया है, पार्टी में मज़ा भी आएगा, चलो ठीक है चलते हैं पार्टी में। मना किया तो दोस्त को बुरा भी लगेगा, कौन सा रोज़ रोज़ बुलाता है, चलो चलते हैं। चले गए। अगले दिन किसी और ने फ़ोन कर दिया कि भाई आ जा, तो उसके यहाँ चले गए कि यार अब इसके यहाँ गए थे, उसको मना करेंगे तो वो बोलेगा उसको तो हाँ कर दिया, मेरे को क्यों मना किया, तो उसके यहाँ भी चले गए। तो पर इससे क्या हुआ, अपना टाइम वेस्ट हुआ, अपने लिए पॉजिटिविटी नहीं आई, या अपना नुकसान भी हो गया, वहाँ पे कुछ ज़्यादा खा पी लिया, हेल्थ का नुकसान हो गया, अपने भी पैसे लग गए, पता चला उसके बाद पैसे नहीं थे, अपने को देने पड़ गए, अपने पैसे का नुकसान हो गया, ये टाइम का नुकसान हो गया, कुछ भी नुकसान हो सकता है, होता ही है। तो ये एबिलिटी हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम कॉन्फिडेंटली नो कह सके। जो दोस्त, और एक चीज़ मैंने नोटिस करी है, मतलब जब नो कहना शुरू किया लोगों को, एक टाइम तक तो मैं बिल्कुल नहीं कह पाता था, लेकिन एक पॉइंट के बाद जब मैंने कई लोगों को मना करना शुरू किया कि यार नहीं देखो मैं नहीं आ पाऊंगा, या मैं जो काम आप बोल रहे हो वो नहीं कर पाऊंगा, तो उसके दो परिणाम हुए। कुछ इंडिविजुअल्स ने मेरे से कांटेक्ट रखना बंद कर दिया, ये सोच के कि ये तो एटीट्यूड दिखाता है, और कुछ इंडिविजुअल्स ने इस बात को समझा कि क्यों मना कर रहा है ये, और उस बात को समझ के एग्री किया कि चल ठीक है, तू तेरा काम निपटा ले, अपन बाद में देख लेंगे। तो इससे मेरे को एक फ़ायदा क्या हुआ, मेरा रियल फ्रेंड कौन है ये मेरे को समझ में आ गया कि यार ये अपना सच्चा दोस्त है, ये अपना हितैषी है, ये अपना भला चाहता है, ये अपने को समझता है, ये अपने लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। और वो जिसने अगली बार फ़ोन नहीं किया या जो बुरा मान गया, वो खुद भी बेवकूफ़ है और वो अपना हितैषी भी नहीं है, तो अच्छा हुआ वो एलिमिनेट हो गया। तो ये नो कहना एक छलनी की तरह है, एक ऐसी छलनी
जिसमें जो खराब होगा वो अटक जाएगा और जो आपके लिए फेवरेबल होगा वो निकल के शुद्ध होके आपके कंटेनर में आ जाएगा। तो आपके लिए फिर बहुत आसान हो जाएगा अपनी लाइफ से नेगेटिव लोगों को हटाना जो आपका भला नहीं चाहते और पॉजिटिव लोगों को रखना जो आपका भला चाहते। तो नो कहना सीखो। जब भी आपको लगता है कि कोई चीज़ जो मुझसे पूछी जा रही है, मुझे करने के लिए कही जा रही है, मेरे उसूलों के खिलाफ है, मैं एग्री नहीं करता हूँ इस सिचुएशंस को, तो नो कहो। कहो नो कि नहीं कर सकता मैं। अब क्या करना है, क्या करोगे? नौकरी से निकाल दोगे, निकाल दो। अगर मेरे अंदर काबिलियत है तो दूसरी मिल जाएगी। कोचिंग से निकाल दोगे, निकाल दो। अगर मेरे अंदर काबिलियत है तो मैं खुद पढ़ के एग्जाम निकाल लूंगा। तो पहले अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो और फिर अपने सिद्धांतों के साथ कभी समझौता मत करो। डू नॉट फॉल टू पीयर प्रेशर, है ना। यहाँ पे अब पीयर प्रेशर का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। कई स्टूडेंट्स को मैं पूछता हूँ कि यार तुमने XYZ ग्रेजुएशन क्यों किया, या तुमने 11th-12th में XYZ सब्जेक्ट क्यों लिया? तो वो बोलते कि सर सब ले रहे थे तो हमने ले लिया। या वो बोलते कि सर पेरेंट्स ने बोला था कि यही सब्जेक्ट लेना है तो ले लिया। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमने कुछ ऐसा कर लिया जो हम करना नहीं चाहते थे, या हमने कुछ ऐसा कर लिया जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं था। हम सही समय पे मना नहीं कर पाए, हम सही समय पे रेजिस्ट नहीं कर पाए कि नहीं मैं ये नहीं करूँगा, और झुक गए, पीयर प्रेशर में आके झुक गए। उसके बाद वो कर रहे हैं जिसमें हमारा मन नहीं है, तो उस काम को भी ठीक से नहीं कर पा रहे और उसकी वजह से हमारा वैल्यूएबल टाइम वेस्ट हो रहा है। जिस समय में हम कुछ ऐसा करते जो हमको सही लग रहा था, जिसमें हमारा इंटरेस्ट था, और उस वैल्यूएबल टाइम को यूटिलाइज करके अपने अंदर न जाने कितनी क्वालिटीज़ डेवलप कर लेते, कितना नॉलेज एक्वायर कर लेते, कितनी स्किल डेवलप कर लेते जो कि आगे हमको काम आती। अब क्या होगा कि आपका वो टाइम तो वेस्ट हो गया एक ऐसे काम को करने में जो आप करना नहीं चाहते थे, तो ठीक से कर ही नहीं पाए। फिर आपको वापस टाइम देना पड़ेगा उन चीज़ों को करने के लिए जो एक्चुअली आप करना चाहते थे और जिसको करके आप कुछ हासिल कर सकते हो। तो जो काम आप 2 साल में कर सकते थे, अब वो काम 4 साल में होगा। तो ये पीयर प्रेशर को कभी फॉल मत करो। बी ब्रेव, मॉरल करेज यहाँ पे लगता है, एबिलिटी टू से नो। क्या होगा, कर दो मना। इवन अगर आपको लगता है कि आपको कोई कोर्स कहा जा रहा है करने के लिए और आप वो कोर्स नहीं करना चाहते हो, मना कर दो घर वालों को कि मैं नहीं कर सकता, मैं उसकी जगह ये काम करूँगा। कुछ दूसरा पॉजिटिव काम करो, कुछ दूसरा क्रिएटिव काम करो कि मैं ये वाली चीज़ करूँगा, ये नहीं करूँगा। टेक अ डिसीजन एंड बी फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट कि मैं ये करूँगा और इससे मेरे को सक्सेस मिलेगी। और फिर घर वाले क्या करेंगे? आपके माथे पे बंदूक थोड़ी तान देंगे, आपको डांटेंगे, आपसे नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन आप उनको समझाओ कि घर वाले हमेशा आपका भला चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप XYZ कोर्स करके ही आपका भला होगा, इसीलिए वो आपको पुश कर रहे होते कि नहीं नहीं आप यही कोर्स करो, क्योंकि इस कोर्स को करके कई दूसरे लोगों का भला हुआ है तो तुम्हारा भी होगा। बट तुमको वो जमता ही नहीं है, तुमसे वो होता ही नहीं है, तो तुम नहीं कर रहे हो उसको, या तुम उसको ठीक से कर नहीं पाओगे। तो उनको समझाओ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस कोर्स को करके भला होता है। ये जो दूसरा कोर्स मैंने देखा है या दूसरी एग्ज़ाम जो मैं देना चाहता हूँ, इस एग्ज़ाम को देके भी अच्छा करियर बन सकता है। उनको एग्जाम्पल दो कि देखो वो बना, ये बना, इसने किया, उसने किया, मैं भी कर सकता हूँ, मेरे को एक बार आप करने तो दो, मेरे को एक बार आप मौका तो दो, मेरे ऊपर भरोसा रखो। उनको कन्विंस करो। पीयर प्रेशर के सामने झुक मत जाओ, और यारों दोस्तों के हिसाब से तो कुछ भी मत करो कि अच्छा तूने क्या किया, अच्छा तूने NDA का फॉर्म भरा है, CDS का फॉर्म भरा है, चल मैं भी भर देता हूँ। नहीं तो फिर वो लक्ष्य फिल्म का सीन हो जाएगा कि यार मैंने सोच रहा हूँ कि ना मैं आर्मी ज्वाइन नहीं करता हूँ, तो आप बोलोगे कि यार फिर मैं आर्मी में अकेला जाके क्या करूँगा, ये तो गलत बात है, तेरी वजह से मैंने फॉर्म भरा था, अब तू ही नहीं जा रहा है, अब मैं अकेला रहूँ, क्या करूँगा वहाँ पे जाके। तो पीयर प्रेशर में कुछ मत करो, यारों दोस्तों के हिसाब से तो करो ही मत। पेरेंट्स अगर आपको कुछ करने के लिए बोलते हैं और आपसे वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, तो उनको समझाओ, मॉरल करेज शो करो। यहाँ पे उनको बोलो नो, ये बहुत ज़रूरी है आपके ग्रोथ के लिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव सेल्फ एस्टीम। और दूसरी चीज़ जो मैंने पहले बोली थी कि कुछ चीज़ों को लेके समझौता नहीं होना चाहिए, कुछ चीज़ों को लेके समझौता नहीं होना चाहिए।
कि यार ये मैं टॉलरेट नहीं करूँगा, है ना। तो वहाँ पे भी जो है नो कहना आपको आना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप लड़की हो और आपकी कुछ बाउंड्रीज हैं कि यार कोई लड़का या इवन कोई दूसरी लड़की भी इस बाउंड्री से आके मेरे से मजाक नहीं कर सकता, तो उस बाउंड्री को हमेशा मेंटेन करके रखो। और फिर अगर कोई उस बाउंड्री को पार कर रहा है तो उसको नो कहो, फिर वो चाहे कितना भी बड़ा हो, वो आपका टीचर हो, वो आपका सीनियर हो, वो आपका बॉस हो, वो आपका कमांडिंग ऑफिसर हो, वो कोई भी हो, लेकिन अगर उसने आपकी बाउंड्री को पार किया है तो पूरी ताकत से खड़े हो जाओ और कहो नो, इससे आगे नहीं। तो ये अप्रोच लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है, वरना आप हमेशा एक्सप्लॉइटेड रहोगे। अगर ये अप्रोच, नो कहने का अप्रोच आपकी लाइफ में नहीं रहा तो अंत में आप रोओगे कि हे भगवान, मैंने तुम्हारे कहने पे ये किया, तुम्हारे कहने पे वो किया, मुझे लाइफ में कुछ नहीं मिला, मैं एक्सप्लॉइट हो गया, मैं एक्सप्लॉइट हो गई। ये सब फेलियर की निशानी है, लूजर्स की बातें हैं। तो हमको ये बातें नहीं करना है, और सही समय रहते जो काम करने से हमको अपने आप को रोकना है उसको नो कहो। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। गॉट इट। या अगर जैसे आप लड़के हो और आप लड़के होने के बाद आपका एक दायरा, जैसे मेरे को पसंद नहीं है कि अगर कोई लड़की मेरे आसपास रहे तो कोई दूसरा पर्सन आके उस लड़की को कुछ उल्टा सीधा बोले, तो यहाँ पे फिर मैं लड़ने के हद तक भी जा सकता हूँ। तो यहाँ पे नो कहना बहुत ज़रूरी है कि अगर जैसे मेरे साथ में कोई इंडिविजुअल है, मेरा जूनियर है, कोई लड़की है, कोई कमज़ोर व्यक्ति है, उसको आके कोई मजाक उड़ाए, उसको आके कोई डांटे या उसको कोई एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करे, तो मेरी टेंडेंसी है कि मैं फाइट करता हूँ उसके लिए। मैं उसके सामने आके खड़ा हो जाऊंगा कि नो, अब तुम इससे आगे नहीं बढ़ोगी, क्योंकि वो अपने लिए लड़ नहीं सकता है, तो मैं लड़ूंगा उसके लिए। तो फिर लड़ाई किसी भी लेवल तक चले जाए, कितनी भी एस्केलेट हो जाए तो हो जाए, फिर देखा जाएगा जो होगा। तो ऐसी टेंडेंसी में नो आना चाहिए आपको कहना। कुछ ऐसी बातें होती है जो कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। और करियर को लेके पीयर प्रेशर में कभी भी नहीं आना। ये तो सेल्फ एस्टीम वाली बात थी, लेकिन ये पीयर प्रेशर वाली बात थी कि अपने करियर को लेके कभी भी पीयर प्रेशर में नहीं आना। हमेशा ये देखो आप क्या करना चाहते हो, और वो करने के लिए जो जो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्या उन सब्जेक्ट्स में आपको इंटरेस्ट आता है, क्या उन सब्जेक्ट्स को आप निभा सकते हो, पढ़ सकते हो, उनमें मेहनत कर सकते हो। अगर लगता है आपको कि कर सकते हो तो पढ़ो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार, एनडीए देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसके सब्जेक्ट इतने डिफिकल्ट है, मुझसे नहीं बनते, मुझे मज़ा ही नहीं आता करने में, मुझे तो चित्रकारी करने का शौक है, तो चित्रकारी करो। कहो दुनिया को नो कि नहीं करूंगा मैं एनडीए। लोग बोलेंगे आपको बेवकूफ़ है, कर लेता, थोड़ी सी मेहनत कर लेता, हो जाता सिलेक्शन, लेकिन नहीं, मुझे तो पेंटर ही बनना है, मुझे तो म्यूजिशियन ही बनना है, मुझे तो स्पोर्ट्समैन बनना है, या आपको जो भी करना हो, मेरे को सिविल सर्विसेज करना है, या कोई आपको प्रेशराइज कर रहा हो कि सिविल सर्विसेज कर पगले या पगली, एनडीए सीडीएस करके क्या करेगा, कितनी मुश्किल लाइफ होती है, घर नहीं आ सकते, छुट्टी नहीं रहती, सिविल सर्विसेज ज्वाइन करेगा तो लोगों के बीच रहेगा, कॉलर ऊंची करके रहेगा, लोग गिफ्ट भेजेंगे, परिवार में बहुत इज्जत होगी क्योंकि तू उनके काम आ सकता है डायरेक्टली। फौज में जाएगा तो इज्जत तो लोग करेंगे, सैल्यूट करेंगे, लेकिन तेरी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ऊपर से मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। पर अगर आपको फौज में ही जाना है कि ठीक है, परवाह नहीं, लोग रिस्पेक्ट करें या ना करें, मुझे यही काम करना, मुझे इसी में मज़ा आता है, मुझे यही चीज़ ड्राइव करती, तो फिर वही करो। फिर उस पीयर प्रेशर में मत आओ कि आईएएस ऑफिसर बन जा, आईपीएस ऑफिसर बन जा, लोगों में बहुत वैल्यू होगी। फिर उस पीयर प्रेशर में मत आओ कि लाइफ बहुत आसान होगी, फिर लाइफ जैसी भी होगी, जो भी होगी, मुझे यही करना है। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखो। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी, और इसी के साथ इस लेक्चर को मैं पूरा करता हूँ। और अब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अनअकैडमी डिफेंस स्कॉलरशिप टेस्ट UDST, लाइव स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर CDS CAPF 2024 एस्पायरेंट्स, गेट अप टू 100% स्कॉलरशिप्स। रैंक 1 से लेके 3 तक को 100% स्कॉलरशिप है, बहुत अच्छी बात है। रैंक 4 से लेके 10 तक को 80% स्कॉलरशिप है। रैंक 11 से लेके 100 तक को 70% स्कॉलरशिप है, और रैंक 101 से लेके 1000 तक वाले को भी 55% स्कॉलरशिप है। थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कहा था कि अगर आपको मनी की प्रॉब्लम है और आप कुछ पढ़ना चाहते हो, करना चाहते हो, तो एक पॉइंट मैंने लिखा हुआ था, स्कॉलरशिप
टेस्ट जहाँ पे भी आपको लगता है कोई कोर्स करने के लिए अवेलेबल हो तो उसको दो और उसमें बेस्ट परफॉर्म करो। तो ऐसा ही एक मौका यहाँ पे भी है कि अगर आप कोई कोर्स बाय नहीं कर सकते हो या करना नहीं चाहते हो तो एक ट्राई कर लो स्कॉलरशिप टेस्ट देके। हो सकता है कि कोर्स आपको फ्री में या बहुत सस्ते में मिल जाए। फाउंडेशन बैच फॉर NDA 1 and 2 2025 जो कि इंडिया टॉप एजुकेटर्स के साथ में है, 16 मई से शुरू हो गई। मेरे लेक्चर अभी इसमें स्टार्ट नहीं हुए, थोड़े दिन में स्टार्ट होंगे, लेकिन अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो MSR लाइव कोड यूज़ करके ज्वाइन कर सकते हो इसके अंदर भी। एंड देन यू हैव विजय बैच, कंप्लीट बैच फॉर CDS 2 2024 जो 30 मई से शुरू होगा। ये एक नया बैच है। तो मान लीजिए कि आप ये वाला स्कॉलरशिप टेस्ट देते हो और इसमें आपकी अच्छी रैंक आती है, तो ये जो नया बैच शुरू हो रहा है 30 मई से, इसमें आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, वेव ऑफ मिल जाएगा। देन देर इज़ लास्ट 6 मंथ ऑफ स्ट्रैटेजी जो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि इसको स्कैन कर लो, आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं करंट अफेयर्स के, जिसको आपको आराम से पढ़ के रिवाइज करने का बहुत वक्त है अभी। और करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंस मैंने बता ही दिया है कि रिटन एग्जामिनेशन के साथ साथ ये SSB के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। एंड देन आई होप आप सब कुछ अच्छा करें, पॉजिटिव करें, अपने एटीट्यूड को सही रखें, एंड देन यू क्रैक इट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।